हेलो एवरीवन, दिस इज CACS प्रजोदानी दिस साइड। क्या हाल है मेरी फाउंडेशन की जनता? थोड़ा घबरा गए हो ना एक नए चैप्टर को देख के? सो दिस इज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो कि नया चैप्टर ऐड हुआ है सीए फाउंडेशन में जून से। जो आपका न्यू सिलेबस है उसमें एप्लीकेबल हुआ है। और मैं ये बात आपको बोलूंगा, जितना हो सके आप लोगों की मॉड्यूल बहुत जबरदस्त बनाई है इंस्टीट्यूट ने। जो न्यू सिलेबस की मॉड्यूल है, आपको एक्स्ट्रा कोई कोई भी आपके नोट्स ये वो कोई चीजों की जरूरत नहीं, हम मॉड्यूल भी कवर कर लेंगे। इट इज मोर देन इनफ। इसीलिए मैं आज आपका पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम मॉड्यूल बहुत अच्छे तरीके से कवर करवाने वाला हूं। एंड दिस इज द फर्स्ट ऑन यूट्यूब, तो फाउंडेशन के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। एंड दिस इज हियर। तो बहुत अच्छे से देखना है, पूरा वीडियो देखना है, प्लीज शेयर इट विथ योर अदर्स फाउंडेशन फ्रेंड्स। सो या, लेट्स बिगिन। तो देखो, पहले अपन डिस्कस करते हैं व्हाट इज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? जैसे देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो हियर इंस्ट्रूमेंट का मतलब और कुछ नहीं, इट इज अ डॉक्यूमेंट। वो आपका कुछ प्ले करने वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब फिनेंशियल टर्म्स में होता है, इट इज अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट नेगोशिएबल है। क्या है? नेगोशिएबल है इंस्ट्रूमेंट। तो क्या नेगोशिएशन होता है इन इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर? पेमेंट होती है, किसी को एडवांस दिया जाता है, लोन लिया जाता है इन इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर नेगोशिएबल, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। और 21 एक्ट के अंदर आते हैं द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। बहुत ही जबरदस्त तरीके से, सिंपल तरीके से अपन इसको पूरा कवर कर लेंगे। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, अब इसमें अपने चार मेन हेडिंग्स है। पहला, जो टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है, आपके नोट्स, प्रोमिसरी नोट्स, बिल्स, चेक्स, और उसके क्लासिफिकेशन और ये सब चीजें। मोड्स ऑफ नेगोशिएशन जो मैंने आपको बताया, नेगोशिएशन के मोड्स। प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स को प्रेजेंट करना है आपको पेमेंट के लिए। और रूल्स ऑफ कंपेंसेशन, जब कुछ गलत होता है या कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट के बाहर हो जाती है, ब्रीच हो जाता है, उस केस में जो कंपेंसेशन होता है। ये चार चीजों के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे बहुत ही जबरदस्त तरीके से। बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बैठो, एनर्जी के साथ बैठो, बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे अपन। ठीक है? तो देखो, सिंपल सा इंट्रोडक्शन में, ऐसा कुछ है नहीं। द लॉ रिलेटिंग टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज द लॉ ऑफ द कमर्शियल वर्ल्ड विच वाज इनेक्टेड टू फैसिलिटेट द एक्टिविटीज इन ट्रेड ऑफ कॉमर्स। कुछ नहीं, एक बार इसको रीड कर लेना है आपको, क्या क्या चीजें हैं इसमें। लॉ इन इंडिया रिलेटिंग टू जो भी है, इस पे आपका मेन है क्या है, सारी चीजों पे क्या एप्लीकेबल होगा? आरबीआई। बहुत देखो, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे सब बात क्या हो रही है? पेमेंट की बात होती है, नेगोशिएशन की। जहां बैंकिंग से सब चीजें रिलेटेड है, जहां बैंकिंग से रिलेटेड हो गई, वहां क्या आ जाएगा? सबका बाबा, RBI। ठीक है? आरबीआई एक्ट, बट नथिंग हेयर इन कंटेंट अफेक्ट्स द आरबीआई एक्ट। देखो, लास्ट में किसकी चलेगी? तुम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कुछ भी डाल दो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो भी लिखा रहे, लास्ट में कौन किसकी चलेगी? आरबीआई बाबा। आप इस एक्ट को सुपरसीड नहीं कर सकते। लास्ट में जो आरबीआई एक्ट जो बोलेगा, जो आरबीआई के रेगुलेशंस बोलेंगे, वो वो ही फॉलो करना पड़ेगा, भले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में उसका कॉन्ट्ररी लिखा हो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है? द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर ऑल्सो अप्लीकेबल टू हुंडीज। आपको पता है, पहले के जमाने में जब लोग जमींदार से पैसे लिया करते थे, जैसे वो मूवीज में देखा होगा आपने, जमींदार जमीन ले लेता है लोगों की, उसके बदले पैसे देता था और एक साइन करवाता था हुंडी पे। दैट इज, हुंडी इज, आज का आप बिल ऑफ एक्सचेंज उसको बोल सकते हैं। तो जो हुंडीज होती थी, उस पे भी एप्लीकेबल है, अनलेस देयर इज अ लोकल यूसेज ऑफ टू द कॉन्ट्ररी। बट उसका लोकली अगर कुछ और यूज कर रहे हैं लोग हुंडियों का, तो वो उस पे एप्लीकेबल फिर नहीं है। और वैसे ही कौन से इंस्ट्रूमेंट पे एप्लीकेबल है? ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स मतलब जो आरबीआई इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है, जिनका ड्यूरेशन 1 ईयर से कम रहता है, जनरली 91, 182, 365 ऐसे डेज का उनका ड्यूरेशन रहता है। बीआरआर डिबेंचर्स। बीआरआर का मतलब होता है कि जिसके हाथ में डॉक्यूमेंट, उसकी वो चीज। ठीक है? समझ गए? बीआरआर डिबेंचर। उसके बाद रेलवे रिसीट्स। रेलवे रिसीट भी सेम ऐसे डॉक्यूमेंट है। डिलीवरी ऑर्डर्स, बिल ऑफ लीडिंग एटसेट्रा आर आल्सो कंसीडर्ड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आइदर बाय मर्केंटाइल कस्टमर और अब रिसेंट में क्या क्या डेवलपमेंट आए हैं इस एक्ट में? तो देखो, रिसेंट में क्या क्या डेवलपमेंट आए हैं। एक जो 2002 में अमेंडमेंट आया था, इसमें एक 2015 में अमेंडमेंट आया था, और अभी रिसेंटली एक 2018 में अमेंडमेंट आया था, उसके बाद कोई अमेंडमेंट नहीं आया है। ठीक है?
अब अपन स्टार्ट करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सिंपल है बहुत। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट, द वर्ड इंस्ट्रूमेंट जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पे मतलब क्या है फाइनेंशियल टर्म्स में, अ डॉक्यूमेंट, क्या बोलते हैं उसको, अ डॉक्यूमेंट विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। कैसा है वो, फ्रीली ट्रांसफरेबल, उसके ट्रांसफर पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है, फ्रीली आप ट्रांसफर कर सकते हैं, फ्रीली भी किसी को दे सकते हैं, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय मियर डिलीवरी और बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। मियर डिलीवरी मतलब आपके हाथ में था, आपने उसको दे दिया, आप उसका हो गया। इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी मतलब आपके हाथ में था, आपके नाम पे था, आपने उसके नाम पे लिख के उसको डिलीवर कर दिया, तो ये क्या हो गया, इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। दो तरीके से हो सकते हैं, मियर डिलीवरी एंड इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। ठीक है। The property in such instrument shall be passed to a bona fide transferee। अब सिंपल सी बात आपको पता है, ट्रांसफरर कौन होता है, जो ट्रांसफर करता है। वैसे ही ट्रांसफरी कौन होगा, जिसके फेवर में ट्रांसफर किया जाता है। बोनाफाइड का मतलब होता है गुड फेथ में, जिसने गुड फेथ में प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट किया है, जिसके पास प्रॉपर्टी, या सॉरी प्रॉपर्टी बोलो, नेगोशिएट जो भी इंस्ट्रूमेंट है जिसके पास गुड फेथ में आया है, वही यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। तो प्रॉपर्टी इन सच इंस्ट्रूमेंट, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ओनरशिप। प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे क्या है, ओनरशिप, टाइटल, टाइटल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जिसके पास आया है बोनाफाइड वे में, और फॉर वैल्यू, किसके लिए आया है, फॉर वैल्यू, जितनी उसकी वैल्यू है उतना पैसा देके गुड फेथ में आपने लिया है, तो ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है। द एक्ट डज नॉट डिफाइन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एज सच कोई डेफिनेशन नहीं दी हुई है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। हाउएवर सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स ओनली 3 काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बट सेक्शन 13 बोल दिया है कि 3 ही प्रकार के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो मैंने आपको बताया था। कौन सा, बिल ऑफ एक्सचेंज, और कौन सा था दूसरा, प्रोमिसरी नोट्स। प्रोमिसरी नोट्स मतलब जो होते हैं ना, आई प्रोमिस टू पे। आप देखो आपके करेंसी नोट में भी एक ऐसा लाइन लिखा होगा, आई प्रोमिस टू पे ₹500 टू द बियरर ऑफ दिस नोट, ऐसा लिखा हुआ है उसमें, आप देखेंगे तो वो भी एक तरीका का क्या है, प्रोमिसरी नोट है। उसको नहीं बोल सकते, बट एक समझ लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए। और लास्ट कौन सा आपका, चेक्स, पेबल आइदर टू द ऑर्डर और बियरर। और टू ऑर्डर मतलब कि जिसका नाम लिखा हुआ है उस पे, बियरर मतलब जिसके पास है। ठीक है। इट इज टू बी नोटेड दैट हुंडीज, ट्रेजरी बिल, बियरर डॉक्यूमेंट्स, ये भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आते हैं, आइदर बाय मर्केंटाइल यूजेस, मर्केंटाइल कस्टम्स और यूसेज। जैसी प्रथा, मर्केंटाइल मतलब ट्रेड, ट्रेड की जैसी प्रथा चलते आ रही है उसके हिसाब से अगर यूज हो रहे हैं, तो उनको भी आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंसिडर करते हैं। 3 प्रकार के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अपन ने देख लिए, कौन से होते हैं, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। ठीक है। अब सिंपल सा, अब यहाँ पे देखो इन्होंने इतना जबरदस्त चीज कर दिया, ऊपर आपको प्रोविजन दे दिया, नीचे आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया। मैं एक बार आपको पढ़ा दिया, आपने घर पे जाके एक बार, घर मतलब आपको घर पे ही आप लोग, आपने एक बार देख लिया उसको, खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो लो एक बार, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू द ऑर्डर व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी पेएबल। इट इज एक्सप्रेस, क्या होना चाहिए वो, एक्सप्रेस, वहां पे लिखा होना चाहिए कि भैया जो ट्रांसफरर है वो क्या कर रहा है, पे, मतलब वो जब वहां पे लिखा है, जैसे आप नोट में देखो, मैंने आपको बताया आई प्रॉमिस टू पे ₹दिस टू द बियरर, तो वहां पे क्या है, एक्सप्रेस्ड है। पेबल जो है चीजें आपकी क्या होनी चाहिए, एक्सप्रेस। एंड व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल टू अ स्पेसिफाइड पर्सन एंड डज नॉट कंटेन वर्ड प्रोहिबिटिंग इट्स ट्रांसफर, इट इज ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट और डिलीवरी। अभी जैसे फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल किसी के, और मतलब किसी स्पेसिफाइड पर्सन को अगर पेबल वहां लिख दिया मैंने, अब वहां पे अगर वो स्पेसिफाइड पर्सन, अगर जब तक वहां पे ऐसा नहीं लिखा है कि इसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, जैसे आपने बहुत जगह देखा है जो आपकी टिकट्स होती है और वो चीज पे क्या लिखा रहता है, नॉन ट्रांसफरेबल। बट अगर आपका वहां पे अगर ट्रांसफरेबल नहीं लिखा है, मतलब ऐसा कोई कंडीशन नहीं है एज टू ट्रांसफर, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर भी कर सकते हो। बाय कैसे, बाय डिलीवरी और इंडोर्समेंट और डिलीवरी। यहाँ पे इंडोर्समेंट आएगा क्योंकि ऑलरेडी आपके नाम पे है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से इंडोर्स करना पड़ेगा किसी और के थ्रू। ठीक है। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल टू द बियरर, पहले अपन ने क्या देखा, पेएबल टू ऑर्डर। पेएबल टू ऑर्डर में क्या होता है, स्पेसिफाइड पर्सन को पे करना है, और अगर बियरर है तो वहां पे लिखा होना चाहिए कि भैया कि वो बियरर के थ्रू पे होगा। बियरर मतलब कि जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है उसको पैसा मिल जाएगा। तो पेएबल टू द बियरर, पे बियरर। When the only or last endorsement means signing of the instrument on the instrument is an endorsement in blank, the person who possesses it can demand the payment। मैंने क्या बताया आपको, जिसके हाथ में वो डॉक्यूमेंट है वो पेमेंट
मांग सकता है। वो कौन सा डॉक्यूमेंट होता है? बियरर डॉक्यूमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ चेक मेड पेएबल टू अ स्पेसिफाइड पर्सन एंड चेक इज इंश्योर्ड बाय साइनिंग ऑन द बैक ऑफ द चेक बाय दैट स्पेसिफाइड पर्सन। मतलब समझ लो आपके नाम पे चेक आया, चेक सामने वाले ने इंडोर्स कर दिया, पीछे साइन करके, आगे नाम नहीं लिखा। इसका मतलब क्या है? जिसके हाथ में वो चेक आ गया वो उसको इन कैश करवा सकता है। ये कैसा हो गया? बियरर डॉक्यूमेंट हो गया। पर आप बियरर चेक अभी किसी को दे सकते हो क्या? नहीं, नहीं दे सकते। ठीक है। इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है? देखो, सबसे पहला क्या है? वो राइटिंग में होना चाहिए। भैया पूरा खेल ही राइटिंग का है ना। आपको एक एक्सप्रेस क्या बताना है? एक्सप्रेस एक चीज है वहां पे कि भैया आई आई हैव टू पे या आई कैन रिसीव। आपका वहां पे राइट टू पे या लाइबिलिटी टू पे, सॉरी, राइट टू रिसीव या लाइबिलिटी टू पे उस पे रहना चाहिए। इसलिए वहां क्या होना चाहिए? नेसेसरी इन राइटिंग। वो क्या कोई और कोई भाषा में चलेगा? बोल के चलेगा? यूज ऑफ द लैंग्वेज कोई और चीज से चलेगा? नहीं। कैसा होना चाहिए? राइटिंग में ही होना चाहिए। उसके बाद इट शुड बी साइन, साइंड रहना चाहिए। बिना साइन के कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट काम का है क्या? नहीं है। चेक देखिए आपका बिना साइन के कोई काम का होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज कोई बिना साइन के काम का होता है क्या? नहीं होता है। क्या होना चाहिए? साइन। इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। कैसे ट्रांसफरेबल होता है? फ्रीली ट्रांसफरेबल। यहाँ पे अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, ये एक पॉइंट डाल देना है यहाँ पे अपने मन के लिए एक बार। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, जब तक अगर अलग से नहीं बोला गया है तक हम उसको क्या मानते हैं? फ्रीली ट्रांसफरेबल। होल्डर्स टाइटल इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट मतलब उसमें कोई भी आपके और कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि भैया अब ये काम करोगे तो आपको 1000 नहीं। वहां पे आई प्रॉमिस टू पे ₹1000, तो ₹1000 वहां पे क्या हो गया? फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट्स। आपने उसको दे दिया, अब आप उसके ऊपर कोई भी और डिफेक्ट नहीं लगा सकते। ठीक है। इट कैन बी ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स टिल इट्स सेटिस्फेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर प्रॉमिसरी नोट है, जैसे आपका ही नोट समझ लो, जब तक आप उसको वापस से इनकैश नहीं करा तब तक तो वो घूमते रहेगा ना। या कोई ऐसा चेक है जो बियरर चेक है, जब तक उसको कोई इनकैश नहीं करा था वो तो मार्केट में घूमते जाएगा। तो जब तक उसका सेटिस्फेक्शन नहीं होता, इनकैशमेंट नहीं होता, सेटिस्फेक्शन कंप्लीशन नहीं होता, तब तक उसको कितने भी बार ट्रांसफर कर सकते। Every negotiable instrument must contain an unconditional promise or order to pay money. Unconditional promise, कोई कंडीशन, मैं बताया था, फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट्स, कोई भी कंडीशन उस पर नहीं होनी चाहिए। अनकंडीशनल प्रॉमिस उस पर होना चाहिए। द प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे मस्ट कंसिस्ट ऑफ मनी ओनली। भैया तुम वैसा नहीं बोलोगे, आई प्रॉमिस टू पे हिम बाय 2 bags ऑफ राइस, चलेगा क्या? नहीं सर, इतना बोलू को वो भी नहीं है। 2 bags ऑफ राइस ये चीजें नहीं चलेगी। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ओनली टॉक्स इन द टर्म्स ऑफ मनी, अपना अपना मनी मनी। ठीक है। द सम पेबल एट द टाइम ऑफ पेमेंट द पे मस्ट बी सर्टेन। भैया कितना अमाउंट? ठीक है। टाइम ऑफ पेमेंट विद इन 3 months, विद इन 2 months, विद इन 14 days, विद इन 10 days, विद इन 2 days, विद इन 24 hours, जो भी टाइम ऑफ पेमेंट। और कौन? पे। कौन? पे। 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 अब सर आप बोलोगे सर वो तो अगर बियरर रहा तो वहां तो पे ही रहेगा ही नहीं। पे ही कौन होता है बच्चों? पहले जिसको पेमेंट मिलनी है। ठीक है। तो सर वहां पे तो कोई होगा ही नहीं। तो मेरे बच्चों वहां पे क्या लिखा रहेगा? बियरर शैल बी पे। बियरर शैल बी पे। वो स्पेसिफाइड हो गया। जिसके हाथ में डॉक्यूमेंट वो क्या बन गया? पे ही बन गया। तो वो भी क्या है? स्पेसिफाइड है, सर्टेन है। ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिलीवर्ड। mere drawing of instrument does not create liability। इंस्ट्रूमेंट भैया तुम खुद बना के अपने पास रख लोगे तो लाइबिलिटी क्रिएट होगी क्या? नहीं होगी। पहले जिसका जिसके नाम के लिए बना रहे हो, जो पे ही है आपका, जो ट्रांसफर ही है, उसको क्या करना पड़ेगा आपको? डिलीवर। सिंपल सी बात है ना भाई। तुमने बिल ऑफ एक्सचेंज बना के अपने अंदर ही यहाँ रख दिया तो क्या सामने वाले की लाइबिलिटी हो गई? तुम्हारी लाइबिलिटी हो गई क्या? नहीं ना। जब तक उसको डिलीवर नहीं होगा, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करता, तब तक आपकी लाइबिलिटी नहीं चालू होगी। एक बार इसको रीड कर लो, जो अपन ने पॉइंट डिस्कस किए वही सारी चीजें हैं। चल, जबरदस्त तरीके से चल रहा है, बहुत सिंपल तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अब हम देखेंगे व्हाट इज प्रोमिसरी नोट। हमने देखा, अभी स्टार्ट करेंगे हम प्रोमिसरी नोट क्या होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप समझ गए, कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देख लिए, अब हम देखेंगे प्रोमिसरी नोट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अ प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। मैंने पहले क्या बताया? सारे आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैसे होते हैं? इन राइटिंग। कैसे होते हैं? इन राइटिंग। नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट। देखो मैंने उस टाइम पे एग्जांपल दिया था, पर ये चीज बोला था ना कि उनको प्रोमिसरी नोट नहीं बोलते। तो बैंक नोट और करेंसी नोट को प्रोमिसरी नोट नहीं बोलते। हालांकि उसमें भी वो चीज लिखी रहती है जो आपको मैंने बोला, वो आप देखना जरूर रहेगा उसमें। तो उनको भले ही हम प्रोमिसरी नोट नहीं बोलते हैं। containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money। मैंने क्या बोला? अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है। कोई भी कंडीशन आप नहीं लगा सकते कि ये काम करो तो फिर दूंगा, ऐसा वैसा ये वो कुछ नहीं।
भैया पैसा देना है, सिंपल बात, ठीक है। और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, या तो सर्टेन पर्सन को, या सर्टेन पर्सन किसी और को बोलता है तो उसको, सर्टेन पर्सन और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, और टू द बियरर, भैया जिसके पास में है उसको आखिर में पैसा देंगे, सिंपल सा है। किसका क्या क्या है इसमें? प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और उसके बाद क्या है? कंटेनिंग अनकंडीशनल, क्या है इसमें? अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, कि भैया हम लोग पैसा देंगे अनकंडीशनली, आई प्रॉमिस टू पे, किसको? कितना? सर्टेन सम ऑफ मनी। ये भी क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। आप रफली ऐसे, यार इतना 10,000 से 20,000 के बीच दे दूंगा, ऐसे नहीं चलता। 10,000, 20,000, 15,000, कितना? उतना एग्जैक्टली आपको लिखना पड़ेगा। टू अ सर्टेन पर्सन, या फिर जो भी बियरर है, बियरर इज ऑल्सो अ सर्टेन पर्सन, या जिसके हाथ में प्रोमिसरी नोट, उसको पेमेंट, तो क्या है वो? सर्टेन पर्सन ही हुआ ना, तो वैसे, ठीक है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि प्रोमिसरी नोट दिखता किस तरीके का है। सिंपल सा, ये देखो, ये क्या है उसका अमाउंट, लखनऊ डेट जो भी आपकी वो है, 3 months आफ्टर द डेट आई प्रॉमिस टू पे श्री रमेश पे और टू हिज ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 10,000 फॉर वैल्यू रिसीट। स्टैम्प साइन करेगा, कौन साइन करेगा? जो इशू कर रहा है प्रोमिसरी नोट, टू जिसके लिए इशू हो रहा है, तो समझ गए। यहाँ ऊपर क्या आ रहा है? अमाउंट, ये क्या है? डेट एंड प्लेस, अमाउंट, डेट एंड प्लेस, ये प्रॉमिस, ये साइन, और ये आपका पेई, मतलब रिसीवर, पेई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पार्टीज कौन कौन होती है अपन देखेंगे। पहला कौन होता है? द प्रोमिसर, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? मेकर। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में होता है ना प्रोमिसर प्रोमिसी, वैसे ही यहाँ पे जो प्रॉमिस कर रहा है पे करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम? मेकर, जो बना रहा है प्रॉमिसरी नोट। ही इज अ डेटर एंड मस्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट, क्या होना चाहिए इसका? सिग्नेचर होना चाहिए, जो हमने देखा है यहाँ पे, ये होना जरूरी है। दूसरा कौन होता है? पेई, पेई मतलब जिसको पेमेंट मिलने वाली है। देखो पेई कौन होता है? ड्रॉर मतलब जो ड्रॉ करता है, इशू करता है, मेकर, डेटर, पेयर, जो भी बोलो, वो पहले क्या लेगा? गुड्स या सर्विसेज लेगा, किससे? ड्रॉइंग, मतलब आपका बियर पे जो भी पर्सन है, उसके बदले में क्या देगा? प्रोमिसरी नोट देगा, कि मैं आज पैसे नहीं दे रहा हूँ, 3 महीने बाद आपको एक 10,000 रुपए में दूंगा। उसके लिए क्या बना के दे रहा है उसको? प्रोमिसरी नोट। अब इसके क्या एसेंशियल थे, आप ऐसे ही समझ गए। अब ये पॉइंट की भी जरूरत नहीं, क्या? इन राइटिंग, भैया ओरली चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्या होना चाहिए? राइटिंग। उसके बाद देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, प्रॉमिस कैसा होना चाहिए? एक्सप्रेस, लिखा हुआ। यहाँ पे देखो कैसे अपना लिखा हुआ है ना प्रॉमिस, कि भैया 3 महीने बाद मैं 10,000 रुपए दूंगा, प्रॉमिस लिखा हुआ है। प्रॉमिस कैसा होना चाहिए? एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। मियर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट इज इनसफिशिएंट, अगर यहाँ पे हम लिख देते कि आई ओ रुपीज 10,000 टू श्री रमेश, क्या वो चलता? क्या नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है? प्रॉमिस टू पे, भैया मैं पेमेंट करूंगा, ये बताना है। सिर्फ 10,000 डेट है, इसको एक्नॉलेज कर दिया, इसको बता दिया, तो क्या चलेगा? क्या नहीं चलेगा। वहां पे क्या होना चाहिए? प्रॉमिस टू पे, प्रॉमिस टू पे, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं। आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेप्टेड टू बी इन रुपीज 1,000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव्ड। क्यों है यहाँ पे प्रोमिसरी नोट वैलिड? सर आप बोलेंगे सर यहाँ तो एक्नॉलेज लिखा है, फिर वैलिड कैसे? भैया देखो, टू बी पेड ऑन डिमांड लिख दिया ना, टू बी पेड ऑन डिमांड मतलब भैया जिस दिन वो मांगेगा, ये भी तो सर्टेन हुआ ना, जिस दिन वो मांगेगा उस दिन मैं पेमेंट करूंगा। मैं मान रहा हूं कि मेरे ऊपर उधारी है, जिस दिन वो मांगेगा मैं पेमेंट करूंगा। दिस इज अ वैलिड प्रोमिसरी नोट। उसके बाद मिस्टर बी, आई ओ यू, वाह वाह, आई ओ यू देखो कैसे लिखा है, आई ओ यू, क्या बात है, स्नैपचैट की दुनिया, आई ओ यू, क्या बात है। अलग अलग इसके मतलब निकल सकते हैं, बट अभी यहाँ पे आई ओ यू रुपीज 1,000, क्या ये वैलिड है? क्या नहीं है, दिस इज इनवैलिड, ठीक है। समझ गए? चलो, द प्रॉमिस टू पे शुड बी डेफिनेट एंड अनकंडीशनल, मैंने पहले ही क्या बताया, क्या होना चाहिए? डेफिनेट और अनकंडीशनल होना चाहिए। बट एक चीज है, द प्रॉमिस टू पे में बी सब्जेक्ट टू कंडीशन विच अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस ऑफ मैनकाइंड इज बाउंड टू इट। अब भैया कोई अगर ऐसी कंडीशन है, तो भैया जो होने ही वाली है, तो उसमें वहां पे प्रॉमिस क्या होना चाहिए?
अनकंडीशनल नहीं, मतलब थोड़ा बहुत कंडीशन है जो होगी। आपको एग्जांपल से समझा दूं, जैसे वो भैया नेचुरल है, नेचुरल चीजें नेचर के थ्रू डिफाइंड है, वो चीज होनी है। किसी की डेथ, ये चीज होनी है, आपकी मेरी सबकी किसी की सबकी डेथ होनी है, तो वो डिफाइंड है ऑलरेडी, मतलब वो उसमें आप वो अगर कंडीशन है तो वो हम लोग उसको अनकंडीशनल ही ट्रीट करेंगे। जैसे आई प्रॉमिस टू पे रुपीज बी रुपीज 500 7 days आफ्टर माई मैरिज विथ सी, द प्रॉमिस नोट इज इनवैलिड। क्यों? शादी तो हो जाए उसकी, जरूरी है क्या कि सी के साथ उसकी शादी होनी है? अभी ऐसे तो कोई भी बोल देगा कि मेरी जब कटरीना कैफ के तो चलो हो गई उसकी, जो भी अनमैरिड आप अपने हिसाब से सही समझो हीरोइन, उसके साथ शादी होगी तो मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, तो क्या होगी? जरूरी है क्या? नहीं ना, बस फिर। बट सेकेंड एग्जाम्पल समझो, आई प्रॉमिस टू पे पी रुपीज 500 ऑन डी इज डेथ। अभी ये जिस दिन डी मरेगा उस दिन 500 दूंगा, ये तो सर्टेन है ना कि डी मरेगा एक ना एक दिन, भले ही बी और भले ही ए और बी उसके पहले मर जाए, पर डी एक दिन मरेगा, ये तय है ना। तो दिस प्रॉमिस इज वैलिड। थर्ड एग्जाम्पल, I promise to pay B rupees 500 on D's debt provided D leaves me alone. Sorry, D alone नहीं, enough, sorry. D leaves me enough to pay that sum. भैया अब ये क्या है? इनवैलिड है। जरूरी थोड़ी है डी उतना पेमेंट छोड़ के दे। तुमने डेट तक की बात बोली तब तक मैं वैलिड हूँ। जहां तुमने दूसरी कंडीशन लगाना चालू कर दी वहां मैं इनवैलिड हूँ। उसके बाद क्या? साइंड बाय मेकर जो हमने देखा, प्रॉमिस टू पे मनी ओनली, सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में मनी, पार्टनर सिस्टम, ये सिस्टम वो सिस्टम कुछ भी नहीं, क्या चलेगा? ओनली मनी, पैसा, रोकड़ा, रुपया। ठीक है। आई प्रॉमिस टू पे रुपीज 500 एंड डिलीवर टू ब्लैक हॉर्स, ये वो, ये सब समझ लो आप जो भी है। भैया आखिरी में आपको पैसा देना है। उसके बाद कितना? सर्टेन, भैया फिक्स देना है, 10,000 दूंगा, 20,000 दूंगा, ऐसे 10 से 20,000 दूंगा, जो आए तो दूंगा, ऐसा नहीं। फिक्स अमाउंट बताओ, 500, 1000, 500, 1000, 200, 300, जो भी वो। उसके बाद द मेकर एंड पे मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट एंड डिफरेंट पर्सन। ये सिंपल सी बात है ना, अलग रहने। देखो तीन चीज बोलो, क्या बोला? सर्टेन, सर्टेन मतलब ये है, डेफिनेट भैया यही है, और डिफरेंट दोनों अलग है। ऐसा हो सकता है क्या कि मेकर भी वही है और पे भी वही है? मतलब मैं खुद ही के खिलाफ प्रॉमिस कर रहा हूँ, खुद ही खुद को पैसे दे रहा हूँ, ये जेब से निकाल के वो जेब से पैसा डाल दूं, क्या ऐसे चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ठीक है। स्टैंपिंग, द promissory note must be properly stamped in accordance with the provision of Indian Stamp Act. Such stamp must be duly cancelled, मतलब आपको ये स्टैम्प रहेगा, इसके ऊपर उसको साइन करनी है। किसको साइन करेगा? कौन साइन करता है? मेकर, दैट इज योर ड्रॉअर। ठीक है। अब समझ गया प्रॉमिसरी नोट? सिंपल सी भाषा है, मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया, पेपर में 1 रुपए की तकलीफ नहीं जाएगी। बस ये जो रिवीजन करवा रहा हूँ आपको, रिवीजन क्या पूरा मतलब समझो, अच्छे से ही कर रहे हैं हम लोग। 2 बार इसको कर लेना, पेपर में ऐसे फोड़ के आ जाओगे ना तुम लोग को खुद को विश्वास। ठीक है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज, अब बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट, क्या है? इंस्ट्रूमेंट, डॉक्यूमेंट इन राइटिंग, क्या है? इन राइटिंग, पूरे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हम पढ़ेंगे क्या है? इन राइटिंग, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, सब में सेम मिलेगा, क्या है? ऑर्डर कैसा है? अनकंडीशनल ऑर्डर signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or the order of certain person or to the bearer of instrument, bearer of instrument। ठीक है। अब ये देखो, अब आपको मैं समझाऊंगा कि दोनों में क्या फर्क है, आप ये समझो। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, जनरली बिल ऑफ एक्सचेंज में आप किसी को बोल रहे होते हो कि तू थर्ड पर्सन को पेमेंट कर देना। मतलब यहाँ पे 3 पार्टी कौन होती है? ड्रॉर, ड्रॉई और पे। ड्रॉर मतलब यानी जो मेकर है, जो इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है। ड्रॉई मतलब जिसके फेवर में इंस्ट्रूमेंट इशू किया है, पेमेंट नहीं, क्या इशू किया है? इंस्ट्रूमेंट। और ड्रॉई कौन होता है? जिसको पेमेंट करनी है, इसको अपन और क्या बोल सकते हैं? पेयर। एक सिंपल भाषा में समझे, पेयर, और जिसको पेमेंट मिलनी है, पे। अब यहाँ समझो, देखो यहाँ क्या है? मिस्टर ए, ड्रॉअर का पहले एड्रेस, उसके बाद क्या? ₹10,000 4 months आफ्टर द डेट, पे टू मिस्टर बी, पेई, और सम ऑफ ₹10,000 फॉर द वैल्यू रिसीव्ड टू मिस्टर सी। बिल ऑफ एक्सचेंज कौन इशू कर रहा है? ये इशू कर रहा है, किसके लिए इशू कर रहा है? टी के लिए, कि पेमेंट किसको कर देना? बी को कर देना। समझ गए? इस तरीके से इसमें चलता है। साइन कौन करेगा? मिस्टर ए, जो इशू करेगा वही साइन करेगा। अब इसमें देखो पार्टीज कौन कौन है, मैंने आपको बताया कौन कौन है। ड्रॉर जो इशू करता है, ड्रॉई जिसके अगेंस्ट में इशू किया गया है और उसको उसको क्या करनी है? पेमेंट करनी है, पर वो क्या करेगा? बिल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम फिर? एक्सेप्टर। क्या बोलेंगे फिर? एक्सेप्टर। उसके बाद उसकी क्या बढ़ जाएगी? लाइबिलिटी हो जाएगी कि भैया आपको जो बिल है उसका पेमेंट करना है। इस लाइबिलिटीज
प्राइमरी एंड अनकंडीशनल लायबिलिटी कैसी? प्राइमरी, सेकेंडरी नहीं है। प्राइमरी मतलब पहला पैसा इसी को देना है, अगर ये नहीं देगा तब वो जा सकता है ड्रॉअर के पास। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मिस्टर बी को पेमेंट नहीं आई तो मिस्टर बी पहले किसके पास जाएगा? मिस्टर बी जाएगा पहले मिस्टर सी के पास। क्यों? क्योंकि अब प्राइमरी लायबिलिटी किसकी हो सकती है? एक्सेप्टर की हो गई है। क्यों? उसने एक्सेप्ट कर लिया। जब तक एक्सेप्ट नहीं करता तब तक प्राइमरी लायबिलिटी किसकी थी? मिस्टर ए की थी। जब एक्सेप्ट कर लिया तो किसकी लायबिलिटी हो गई? मिस्टर सी की हो गई। ठीक है, चलो अब essential सब सेम होंगे। इट मस्ट बी इन राइटिंग, एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे मस्ट बी डेफिनेट एंड ड्रॉअर मस्ट साइन। सब चीजें वही घुमा फिरा के रहेगी। सिर्फ जो बेसिक डिफरेंस है प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में, आप समझ गए ना? सब चिल्लर चीजें हैं। तुम लोग तो बहुत होशियार लोग हो रहे, ये सब तो क्या है तुम। Draw and pay must be certain. All these party may not necessarily be the three different person. जरूरी नहीं है कि बाबू तीनों लोग अलग रहे। बाबू लोग, समझे? तो कैसे सर? ये तो आप वहां पे तो आपने बोले कि वो दो लोग अलग होने चाहिए, यहाँ पे तीनों अलग अलग क्यों नहीं? तो समझो बेटा, ऐसा हो सकता है कि जो आपका ड्रॉवर कौन है? ड्रॉवर वही कौन है? आपका पेज। भैया मैं ही इशू कर रहा हूँ और तेरे को, मेरे दूसरे को नहीं, मेरे को पेमेंट कर। ठीक है सर, फिर ऐसा क्यों? यहाँ पे पेज तो जरूरी थोड़ी कि हर बार वही पे ही रहे। किसी और को भी पेमेंट करवा सकता है ना वो। इसीलिए यहाँ पे तीन पार्टीज को माना जाता है। तो हो सकता है बहुत बार ड्रॉवर ही आपका क्या रहे? पे ही रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बट देयर मस्ट बी टू डिस्टिंक्ट पर्सन। भैया दो लोग, अब तीन लोगों का काम एक ही निभा रहा है तो जरूरत क्या है इतना सब करने? दो लोग तो पाइजे ही पाई, मतलब दो लोग तो पाइजे। ठीक है। ऑन डिमांड पे टू द बियरर द सम ऑफ ₹5,000 फॉर वैल्यू ऑफ द वैल्यू रिसीव्ड, इट इज इनवैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज। क्यों? क्यों इनवैलिड है बताओ? ऑन डिमांड पे टू द बियरर सम ऑफ रुपीज फॉर वैल्यू रिसीव्ड। क्यों? क्यों बताओ? क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेई मेंशन ही नहीं है। आपको बिल ऑफ एक्सचेंज में पेई मेंशन करना पड़ता है। यहाँ पे कोई पेई मेंशन है क्या? सर आप बोलोगे बियर, नहीं, यहाँ पे ही आपको मेंशन करना पड़ता है बिल ऑफ एक्सचेंज में। हाउ एवर बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड इन विच द नेम ऑफ पेई मेंशन, जहां पे मेंशन नहीं है वो वैलिड नहीं है। बस ये आप डिफरेंस समझ लो, बाकी बहुत सिंपल। ऑन डिमांड पे टू ए एन ऑर्डर सम। अब ये देखो, यहाँ पे क्या है? पे टू ए मतलब कौन हो गया? पे ही हो गया। जहां पे पे ही सर्टन है वहां पे आपका वो वैलिड हो जाएगा। पे ही क्या होना चाहिए? मेन क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। पे ही क्या होना चाहिए? सर्टेन होना चाहिए। देयर मस्ट बी द सम मस्ट बी सर्टेन, बाकी सब चीजें सेम। पे मनी ओनली, इट मस्ट बी स्टैम्प। स्टैम्प रहना चाहिए, अमाउंट फिक्स रहना चाहिए, और बाकी सब ये चीजें वही किसी भी लाइन आपकी जो चल रही है जब से। अब हम पढ़ेंगे एक थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, प्रोसेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। चलो, मेरा 75 हार्ट के चक्कर में पानी बहुत पीना पड़ता है। चलो चलो, तो देखो, अब यहाँ आपको इंस्टीट्यूट, मैं आपको क्यों इससे पढ़ा रहा हूँ आपको पता है? इंस्टीट्यूट की मॉडल से इतनी बेहतरीन इन्होंने बना दी है ना, नोट्स बनाने की नीड ही नहीं पड़ेगी कोई फैकल्टी को। सच में लॉ के लिए तो बिल्कुल नीड नहीं है। इतने अच्छे तरीके से इन्होंने सब चीजों को नोट में सिंप्लीफाई कर दिया है ना। बस आप रिवीजन वीडियो देख लो याला, ये नोट से पढ़ लो। दो बार वीडियो देख लोगे मोर देन एनफ हो जाएगा। एक बार ये नोट से पढ़ लो, एग्जाम के लिए आप 100% रेडी हो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए तो ठीक है। प्रोसेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या प्रोसेस है? पहले कौन रहेगा? ड्रॉर। यहाँ पे कौन है? मिस्टर सैम। मिस्टर सैम ने किसको गुड्स बेचे? रीता दीदी को। रीता दीदी को क्या बेचे उन्होंने? गुड्स बेचे। वो क्या कहलाएगी? ड्रॉइंग, जिसके अगेंस्ट में बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया है। एंड ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बीओई इज डिलीवर्ड टू रीता एंड इज एक्सेप्टेड बाय हर अनकंडीशनली। जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो क्या बन जाएंगे? एक्सेप्टर बन जाएंगे। ऑन मैच्योरिटी ड्रॉर प्रेजेंट द इंस्ट्रूमेंट टू ड्रॉई फॉर पेमेंट। ड्रॉर क्या करेगा? भी मैच्योरिटी हो गई, ला ड्रॉई किसको? रीता को। बेटा पेमेंट करो, चलो। उसके बाद ड्रॉर रिसीव द पेमेंट एंड ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पे ड्रॉर की जगह कौन किसको पैसा मिल सकता है? पेई को। ड्रॉर या पेई जिसको भी पैसा मिला, ट्रांजेक्शन हो गया कंप्लीट। समझ गए? सिंपल सा है, कुछ नहीं है उसमें। In the above image, the firstly the seller goods to buyer and then draws the bill of exchange on him. The bill of exchange is delivered by the buyer who accept it without any condition. ठीक है। On maturity, the buyer will pay the amount due to pay. The pay may be the drawer
हिमसेल्फ या फिर थर्ड पार्टी, जो मैंने आपको बताया पे या तो ड्रॉअर भी हो सकता है या फिर थर्ड पार्टी भी हो सकता है। अब देखो प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है अपन ये समझ लेंगे। सीधी सीधी बात है, कुछ ऐसा ज्यादा है नहीं, चलो फटाक से अपन कर लेंगे। ठीक है, प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ऑलमोस्ट सेम है। देखो यहाँ पे आप देखोगे ना, इसमें इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस कुछ है नहीं। सेकंड डिफरेंस यहाँ से होता है, इन प्रोमिस देयर इज अ प्रॉमिस टू पे, और यहाँ पे क्या होता है, ऑर्डर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेमेंट कौन करता है, ड्रॉअर पेमेंट करता है। यहाँ पे कौन पेमेंट करता है, ड्रॉ ही पेमेंट करता है। दोनों में बना कौन रहा है, ड्रॉअर ही बनाता है। तो प्रोमिसरी नोट में पेमेंट कौन करता है, ड्रॉअर, और प्रोमिसरी नोट में कौन पेमेंट करता है, ड्रॉ ई। ठीक है, पार्टीज यहाँ पे कितनी, दो पार्टीज, मेकर पे, यहाँ पे ड्रॉअर ड्रॉई पे। ठीक है, एक्सेप्टेंस, प्रोमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस की जरूरत है क्या, नहीं। अरे बेटा मेरे को पैसे आ रहे हैं, मैं एक्सेप्ट क्यों नहीं करूंगा, मैं गधेड़ा थोड़ी हूँ। मेरे को कोई सामने वाला बोल रहा है मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा, मैं तो बोलूंगा मत दे मत दे मत दे, बहुत पैसा, बहुत पैसा, ऐसे थोड़ी बोल। आंदो जितना आंदो आंदो। बट अब भैया कोई मेरे को बोले, ए तेरे को 1 लाख रुपए देना है मेरे को, अरे भाई काय के, तो मैं एक्सेप्ट करूंगा तभी तो वो आगे बढ़ेगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बात आती है, एक्सेप्टेंस की बात आती है। ठीक है, पेएबल, अ प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू द बियरर। अच्छा, प्रोमिसरी नोट किसको पे नहीं कर सकते आप, बियरर को पे नहीं कर सकते। ऑन द राइट बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी ड्रॉन पेएबल टू द बियरर, हाउएवर इट कैन नॉट बी पेएबल टू बियरर। जो हमने देखा था, जब प्रॉमिस बिल ऑफ एक्सचेंज जब भी आपका ऑन डिमांड होता है, क्या होता है, ऑन डिमांड, भैया जब डिमांड पे देना है तो जो बियरर है तब आप नहीं दे सकते अनलेस एंड अनटिल वहां पे पेई का नाम मेंशन हो। ये बात हमने देखी थी कि अगर जब बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन डिमांड होता है तब वहां पे आपका जो बियरर है उसका नाम मेंशन रहना चाहिए। ठीक है, ऑन डिमांड अगर नहीं है तो आप बियरर को भी दे सकते हो। चलो, यहां तक अपना ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा आधा पार्ट आपका खत्म हो गया है। अब यहाँ पर समझेंगे चेक, पूरी चेक नहीं, बड़ी चेक नहीं, वो शुभ गाना है वैसे ही याद कर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम पूरे हैं तो क्या कर सकते सिंगर। अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड banker and not expressed to be payable otherwise than on demand, and it includes electronic image of, एक सेकेंड सॉरी, थोड़ा सा ट्रंकेटेड चेक एंड चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। भैया चेक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी चलता है, आप लोग को पता है, चेक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी चलता है, ट्रंकेटेड चेक एंड चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब चेक किसके ऊपर ड्रॉ किया जाता है, बैंक के ऊपर ड्रॉ किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप बैंक को ऑर्डर करते हो पेमेंट करने का, बैंक को ऑर्डर करते हो ना पेमेंट के लिए। आप जैसे चेक किसी को देते हो तो आप बैंक को ऑर्डर दे रहे हो ना कि एक बैंकर चल उसको 10 लाख रुपए दो, तो वैसे ही होता है ना। तो आप किसको देते हो, बैंकर को। चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर, पेबल ऑन डिमांड। जैसा पेबल ऑन डिमांड क्यों है भैया, जब आप चेक प्रेजेंट करोगे तभी दोगे। चेक में देखो डेट दी रहती है, बट जब तक आप चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं करोगे तब तक आपको पेमेंट मिलेगी क्या, नहीं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पेबल ऑन डिमांड। पेबल ऑन डिमांड, पेबल व्हेनेवर द होल्डर चूजेस टू प्रेजेंट। जो अरे देखो मैं पहले अलग ही अपन अलग ही अपन अलग ही, कोई बात, जो मैंने बोला वही समझो अभी, कि होल्डर जैसे ही बैंक में देगा उसके बाद ही पेमेंट मिलेगा। ठीक, द एक्सप्रेशन बैंकर इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग एज बैंकर, सॉरी, एनी पर्सन एक्टिंग एज बैंकर और एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। भैया बैंक, आपको पता है गांव गांव में बैंक के एजेंट भी बैठे होते हैं, वो भी ये सब काम कर ले। तो जो भी बैंकर जैसे एक्ट कर रहा है, या फिर जो पोस्ट ऑफिस बैंक सेविंग्स बैंक होता है वहां पे भी ये हो सकता है। अब एक एक्सप्लेनेशन है, व्हाट इज चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स, means a check drawn in electronic form using any computer resource signed in a secure system using DSC, that is your digital signature। एक पेन ड्राइव जैसा वो होता है। आप हम लोग को जरूरी होता है ऑडिट के टाइम पे, हमको क्लाइंट को सबको जरूरी होता है, वो हमारा एक डिजिटल सिग्नेचर है। हमने वो अगर वहां पे अगर जैसे वो सिस्टम में लगा दिया तो वो ऑटोमेटिकली वो कैप्चर करके ऐसा मान लिया जाता है कि वो हम साइन कर दिए हैं डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, तो ऐसे ही होता है डीएससी। तो आप चेक जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कैसे साइन करोगे, थ्रू डीएससी एंड एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, जो भी अलग अलग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये वो जो भी यूज करके आप इलेक्ट्रॉनिकली उसको साइन कर रहे हो, ऐसे केस में भी। फॉर द पर्पस एज दिस सेक्शन, asymmetric crypto system, computer resource, digital signature, electronic form, electronic signature has the same meaning.
आईटी टेक्नोलॉजी को भी। ट्रंकेटेड चेक, अब सर जी ट्रंकेटेड चेक क्या होता है? Truncated checks means a check which is truncated during a clearing cycle either by the clearing house or by the bank, whether paying or receiving payment. This. Whether paying or receiving payment. Hmm, Paying or receiving payments immediately on generation of electronic image for transmission substituting the further physical movement of check in writing. Truncate मतलब आपको पता है चेक को थोड़ा सा वो फाड़ देते हैं, वो कर देते हैं, कहीं से फाड़ देना, टर्न कर देना, वो क्या होता है क्लियरिंग साइकिल में उसको जब उसकी इलेक्ट्रॉनिकली फोटो हो जाती है तो वो फिजिकल चेक को थोड़ा सा टर्न कर देते हैं ताकि वो आगे और मूवमेंट में ना रहे, सब्स्टिट्यूटिंग द फर्दर फिजिकल मूवमेंट ऑफ द चेक इन राइटिंग। मतलब आगे फिर उसका फिजिकल मूवमेंट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिकली फिर वो क्लियरिंग हाउस में जाएगा, उधर जाएगा, ये जाएगा। जैसे ही वो एक बार इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन हो गया उसको क्या किया जाता है, थोड़ा फाड़ दिया जाता है, ट्रंकेट कर दिया जाता है। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन क्लियरिंग हाउस मींस द क्लियरिंग हाउस मैनेज बाय द आरबीआई। क्लियरिंग हाउस होते हैं बैंक्स के, आपको पता है पहले बैंक में जाता है चेक, चेक से फिर वहां से कहाँ जाता है क्लियरिंग हाउस में, फिर क्लियरिंग हाउस क्या करता है पैसा क्लियर, पैसा मतलब वो करता है ट्रांसफर एक बैंक से दूसरे बैंक का। ठीक है, बाकी सब चीजें सेम। चलो, a combined reading of Section 5 and Section 6 tell us the bill of exchange is a negotiable instrument in writing containing an instruction to a third party to pay a stated sum of money at the resigned future date, whereas a check is also bill of exchange but it is drawn out banker। दोनों क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, बस क्या फर्क है, आप इसमें सामने वाली पार्टी को बोल रहे हो पेमेंट कर, चेक में क्या करते हो आप बैंक को ऑर्डर देते हो कि भैया पेमेंट कर। अब चेक तो आपने सबने देखा होगा, डेट, पे, सम ऑफ रुपीज, अकाउंट नंबर, ये वो सिग्नेचर। अब यहाँ पे पार्टीज, यहाँ पे भी 3 प्रकार की पार्टीज होती है, पर ये पार्टी हमेशा फिक्स रहेगी ड्रॉई, क्यों कि यहाँ पे कौन आएगा हमेशा, बैंक आएगा। कौन आएगा हमेशा, बैंक आएगा। ड्रॉर जो चेक को ड्रॉ करता है, ड्रॉई कौन रहेगा हमेशा, बैंक। क्यों, क्योंकि अब बैंक ऑर्डर को पेई कौन हो सकता है, पेई जिसका नाम है या फिर जिसके, जो हमने बताया था पीछे साइन करके आप किसी और को भी वो इंडोर्स कर सकते हो। तो क्या है, इन हुज फेवर द चेक इज इशूड और टू हुम टू ऑर्डर इज द मनी बाय द इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टेड टू बी पेड इज कॉल्ड पे। या तो जिसके नाम पे इशू किया गया, जिसके नाम पे इंडोर्स किया गया, वो कौन है, पे कहलाएगा यहाँ पे। ठीक है, चेक अ पर्सन हु इज अ मेकर ड्रॉर, अ पर्सन इज डायरेक्टेड ड्रॉइंग, यानी यहाँ पे कौन होगा, ये बैंक। और तीसरा जिसके फेवर में पेमेंट आनी है, दैट इज योर पे। अब इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ चेक, सिंपल सी बात है, ऑल इसेंशियल जो बिल ऑफ एक्सचेंज में था, क्या अनकंडीशनल, सर्टेन सम, राइटिंग, ये वो सब। उसके बाद मस्ट बी ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर और इट मस्ट बी पेएबल ऑन डिमांड। ये क्या होता है, हमेशा हमेशा क्या होता है, पेएबल ऑन डिमांड होता है। ठीक है, और अगर इन दोनों का डिफरेंस पूछे तो ये 2 पॉइंट जो है आपके, यही 2 पॉइंट आपके क्या है, डिफरेंस वाले पॉइंट। अब क्लासिफिकेशन, अब हमने क्या पढ़े थे पहले, टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अब हम पढ़ेंगे उनका क्लासिफिकेशन। क्लासिफाई कैसे कर सकते हो, एक क्या है बियरर और एक क्या है ऑर्डर। सिंपल भाषा में समझो तो बियरर मतलब जिसका, जिसकी टोपी उसका सर, ऐसा जो बोलते थे ना हम, तो मतलब कि जिसके हाथ में वो चीज, वो क्या कर सकता है, उसको विड्रॉ कर सकता है, पेमेंट कर सकता है, वॉट एवर द केस में भी। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट वेदर नेम ऑफ द पे इज ब्लैंक और वेदर नेम ऑफ पे इज स्पेसिफाइड विद द वर्ड्स और बियरर और वेयर द लास्ट इंडोर्समेंट इज ब्लैंक। सच इंस्ट्रूमेंट कैन बी नेगोशिएटेड बाय मियर डिलीवरी। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएट मतलब पेमेंट करना, लेना देना, जो भी उसके ऊपर लेन देन आप कर सकते हो, वो कैसे कर सकते हो, बाय मियर डिलीवरी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बियरर चेक है, बियर डॉक्यूमेंट है, आपने बस मियरली उसको दे दिया कि भैया पेमेंट, वो आपको तुरंत वो देख के पेमेंट दे देगा, दैट इज योर बियरर इंस्ट्रूमेंट। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट मतलब जहां पे पेएबल टू अ पर्सन, यहाँ पे कौन होगा, स्पेसिफिक पर्सन। कौन रहेगा, स्पेसिफिक पर्सन, सिर्फ वही पेमेंट ले सकता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, अब यहाँ पे कैसा होगा, बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। वहां पे क्या था, ओनली डिलीवरी, यहाँ पे क्या होगा, इंडोर्समेंट, कि आपका नाम भी रहना चाहिए और आपको प्रेजेंट भी करना है, दोनों का, नाम भी और प्रेजेंट भी। ठीक है, ये पढ़ लेना एक बार, सिंपल सा है जो अपन ने रीड किया, वही चीज यहाँ पे। अब दूसरा क्या है, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, निहायत ही सिंपल। अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक ड्रॉन और मेड इन इंडिया एंड मेड पेएबल अपॉन एनी रेजिडेंट इन इंडिया शैल बी। भैया जो इंडिया में ही बना
और इंडिया में ही पेएबल है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या होगा सर? इसका उल्टा। अच्छा, चलो एक बार एग्जांपल। अ प्रॉमिसरी नोट मेड इन कोलकाता एंड पेएबल इन मुंबई, कौन सा है ये? इन इनलैंड। अ बिल ड्रॉन इन वाराणसी एंड पेएबल इन जोधपुर, ऑल्दो इट इज स्टेटेड टू बी पेएबल इन सिंगापुर। हाँ, अब सर ये देखो, ड्रॉ कहाँ हुआ है? वाराणसी। पर्सन रेसिडेंट कहाँ का है? जोधपुर। भले ही पेमेंट आप सिंगापुर में कर, समझे? उससे मतलब नहीं। आपका ड्रॉर और ड्रॉई कहाँ के होने चाहिए? इंडिया के होने चाहिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। अ रेसिडेंट इन आगरा मेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन आगरा ऑन बी अ मर्चेंट इन न्यूयॉर्क बी एक्सेप्टेड द बिल ऑफ एक्सचेंज एज पेएबल इन दिल्ली, इट इज इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज। इन द केस बिल ऑफ एक्सचेंज वाज ड्रॉन इन इंडिया आल्सो पेएबल इन इंडिया। अब यहाँ पे देखो क्या है। अब सर यहाँ पे अगर मुझे देखो भैया, कोई भी चीज या तो ड्रॉ और ड्रॉई आपके दोनों इंडिया के, या ड्रॉ इन इंडिया एंड पेएबल इन इंडिया, ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो गई, दैट इज योर इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। A resident of Mumbai drew a bill of exchange in Mumbai on B. A merchant in Mathura. B accepted the like payable in it is also inland bill of exchange. In this case, bill of exchange was drawn in India on a person resident. It is a material that amount is payable in London. भैया मैं क्या बोला? ड्रॉ ड्रॉई दोनों इंडिया के हो गए ना, पेमेंट कहीं पे भी हो उससे मतलब नहीं है। सिंपल स्केच क्या है आपका? ड्रॉर प्लस ड्रॉई, अगर दोनों कौन है? इंडियन है, तो भैया वो क्या रहेगा? इनलैंड। या फिर अगर ड्रॉई इंडियन नहीं है बट पेएबल इन इंडिया है, तो भी वो क्या हो जाएगा? इनलैंड। ठीक है, समझ गए? सिंपल। चलो अब सिंपल सी बात है, देखो पेएबल इन इंडिया या ड्रॉन अपॉन रेसिडेंट, यही मैंने जो भी चीज बोला वही यहाँ पे बोला। अब फॉरेन इंस्ट्रूमेंट where a bill of exchange is drawn, promissory note, bill of exchange, check, drawn and made outside India on a person resident in or outside India made payable in India। भैया अगर ड्रॉ बाहर हो रहा है, ड्रॉ बाहर हो रहा है, मेन चीज क्या है? बाहर ड्रॉ हो रहा है ऑन अ पर्सन रेसिडिंग आउटसाइड इंडिया पेएबल आउटसाइड इंडिया, पर्सन रेसिडिंग इंडिया पेएबल आउटसाइड इंडिया। आप देखो, चाहे पर्सन इंडिया का हो, पेमेंट इंडिया में मिले, चाहे कुछ भी हो, उसको क्या बोलेंगे? फॉरेन बिल। क्यों? अगर वो ड्रॉ बाहर, अगर वो ड्रॉ बाहर हो गया तो फिर वो फॉरेन बिल कहलाएगा। Liability of maker drawer of foreign bill. In the absence of contract to the country, the liability of the maker or drawer of the foreign bill of exchange is regulated in all essential matter by the law of place where he made the instrument. जहाँ पे उसने इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ किया है वहां के लॉ के हिसाब से उसकी लाइबिलिटी डिसाइड की जाएगी। द रिस्पेक्टिव लाइबिलिटीज ऑफ द एक्सेप्टर एंडोर्सर बाय द लाइबिलिटी, जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट पेएबल है, अगर इंडिया में पेएबल है तो जो एक्सेप्टर है या इंडोर्सर है उसकी लाइबिलिटी इंडिया के हिसाब से, ड्रॉ करने वाले की लाइबिलिटी बाहर की कंट्री। जैसे ड्रॉ करने वाला फ्रांस का है, पेबल इंडिया में है, तो जो जो यहाँ पे अपने एक्सेप्टर है उसको क्या है? वहां की वो कहाँ का लॉ मानेगा? इंडिया के हिसाब से। और जिस जो ड्रॉ किया उसकी लाइबिलिटी कैसे रहेगी? एज पर द रूल ऑफ फ्रांस या जो भी जहां का भी। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय ए इन बर्कली where the rate of interest is 15% and accepted by B payable in Washington where the rate of interest is 6%. The bill is endorsed in India and is dishonored. An action on the bill is brought against B in India. He is liable to pay the interest of rate of 6% only. If A is charged as dollars, he is liable to pay interest of A 15%. अब देखो भैया यहाँ क्या है? पेबल कहाँ पे है आपका? वॉशिंगटन में। तो वहां पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 6% है। तो अगर वो डिसऑनर होता है तो जहां पेएबल है वो उस रेट के हिसाब से ही उसको, क्योंकि यहाँ पे इंडोर्स हुआ ना भैया, कहाँ पे इंडोर्स हुआ? वॉशिंगटन से इंडोर्स होकर आपका इंडिया में आया, तो जो वॉशिंगटन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अप्लीकेबल रहेगा। बट अगर ए चार्ज एज डॉलर, अगर ए को पेमेंट करनी पड़ी तो कितने से लायबल होगा? 15%। क्यों? क्योंकि उसकी कंट्री बर्कली है, बर्कली में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15%। Inland instrument when drawn made in India and payable in India, drawn upon person resident in India. For instrument drawn in India is not drawn in India, made in India, made payable in India। ठीक है, drawn भी नहीं हुआ है, इंडिया मेड भी नहीं हुआ है और इंडिया पेबल भी नहीं है। ठीक है, अब inchoate and ambiguous instruments, थोड़ा सा यहाँ पे आप समझेंगे। It means an instrument that is incomplete in certain aspects। क्या है? Inchoate है, थोड़ा सा incomplete है, कुछ नहीं है। The drawer, maker, acceptor, endorser of a negotiation may sign and deliver the instrument to another person in capacity, leaving the instrument either wholly blank or having returned to the word incomplete। थोड़ा सा incomplete रह गया या तो पूरा ही
ठीक है, सच इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज इनकोहेरेंट इंस्ट्रूमेंट एंड दिस गिव a power to its holder to make it complete by writing any amount either within limit specified or within the limit specified by the stamp affix. अब देखो, आपने अमाउंट नहीं लिखा, अब अमाउंट नहीं लिखा है तो वहां पे अब जो होल्डर है वो अपने हिसाब से अमाउंट भर सकता है, और उसकी भी लिमिट है। अब आपको पता है ना कि जैसा जितना अमाउंट रहता है उसके हिसाब से स्टैंप वैल्यू डिसाइड होती है। अब वो स्टैंप वैल्यू के हिसाब से जो मैक्सिमम अमाउंट होगा वही अमाउंट डालेगा, अगर उसके ऊपर डालेगा तो क्या हो जाएगा, वो इनवैलिड हो जाएगा। तो स्टैंप वैल्यू के हिसाब से जितनी लिमिट के हिसाब से अमाउंट डाल सकता है। द प्रिंसिपल ऑफ दिस रूल ऑफ इनकोहेरेंट इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल, अनलेस एंड अनटिल स्टॉप, अनलेस एंड अनटिल स्टॉप। एस्टॉपल होता है कि आपकी भैया जो आपने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल, आपका याद आया प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल, कहां पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा होगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी है थोड़ा बहुत पार्ट। प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल यहाँ पे भी आपका वैसे का वैसे एप्लीकेबल है। ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एन इनकोहेरेंट इंस्ट्रूमेंट, द पर्सन साइनिंग एंड डिलीवरिंग द इनकोहेरेंट इंस्ट्रूमेंट इज लाइबल बोथ टू द होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। हाउएवर देयर इज डिफरेंस इन रिस्पेक्टिव राइट, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, दोनों चीजें अलग है, दोनों चीजों के ऊपर अपन हम डिस्कस करेंगे। पहले उनके राइट, द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट रिकवर द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट इंटेंडेड टू बी पेड बाय द साइनर। कितना अमाउंट रिकवर कर सकता है, जितना उसका अमाउंट था, एक्सेस रिकवर नहीं कर सकता है। कितना नहीं कर सकता है रिकवर, एक्सेस में रिकवर नहीं कर सकता है। एक सेकंड, चलो उसके बाद होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन हाउएवर रिकवर एनी अमाउंट ऑफ सच प्रोवाइडेड इट इज कवर्ड बाय द स्टैम्प ड्यूटी। अब देखो भैया, अगर सिर्फ जो प्लेन होल्डर है, सच इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट रिकवर द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट इंटेंडेड टू बी पेड। भैया जैसे उसकी उधारी ही 10,000 थी, ठीक है, उधारी ही 10,000 थी, तो वो 10,000 से ज्यादा अमाउंट पे करेगा क्या, नहीं। तो जो होल्डर है वो 10,000 से ज्यादा अमाउंट उससे नहीं रिकवर कर सकता। बट जो होल्डर इन ड्यू कोर्स, मतलब जो होल्डर ने सपोज किसी और को ट्रांसफर किया, उसको क्या बोलते हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स। यहां पे ड्यू कोर्स का मतलब होता है जिसने गुड फेथ में इंस्ट्रूमेंट को एक्वायर किया। भैया जैसे होल्डर के पास आया, होल्डर ने किसी और को इन्वेस्ट कर दिया वो डॉक्यूमेंट, अब उसने क्या किया, उसको पता नहीं था कि ये सब धांधली हुई है, कि होल्डर ने अमाउंट बढ़ा दिया है, ये कर दिया वो कर दिया, उसको कोई भी जानकारी नहीं थी, तो उसको क्या बोलते हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो अब वो जितना स्टैंप वैल्यू जो मैंने आपको बताया था कि अमाउंट के हिसाब से स्टैंप वैल्यू डिसाइड होती है, तो स्टैंप वैल्यू के हिसाब से जितना मैक्सिमम अमाउंट पॉसिबल है उतना वो रिकवर कर सकता है। ठीक है, वेयर वन पर्सन साइंस एंड डिलीवर्स टू अनदर अ पेपर स्टैम्प्ड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, then in force in India either wholly blank or having returned thereon an incomplete negotiable instrument, he thereby gives a prima facie authority to the holder thereof to make complete। भैया अगर मेकर उसको थोड़ा सा इनकम्प्लीट लगता है तो प्राइमा फेसी ऑन द पेज स्टार्टिंग में किसके पास अथॉरिटी चली जाती है, होल्डर के पास, कि भैया उसको कंप्लीट करे, एंड नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट कवर्ड बाय स्टैम्प। कितना अमाउंट डालोगे, स्टैम्प की जो वैल्यू के हिसाब से अमाउंट बैठता है उससे ज्यादा अमाउंट। जैसे फॉर एग्जांपल स्टैम्प 100 रुपए का है, उसके हिसाब से आप 10,000 की अमाउंट डाल सकते हो, तो 10,000 के ऊपर की अमाउंट आप नहीं डाल सकते। स्टैम्प 1,000 रुपए का है, उसके हिसाब से फॉर एग्जाम्पल आप 1 लाख की अमाउंट डाल सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, तो 1 लाख से ज्यादा की अमाउंट फिर नहीं डाल सकते। ठीक है, the person so signing shall be liable upon such instrument in the capacity which is signed the same to any holder in due course for such amount। होल्डर की कितने, होल्डर कितना रिकवर कर सकता है, जो अमाउंट ऑलरेडी उसका ड्यू था उससे ज्यादा रिकवर नहीं कर सकता। बट होल्डर इन ड्यू कोर्स, कि भैया ये हो सकता है ना कि फॉर एग्जांपल होल्डर ने 10,000 की जगह उसमें 15,000 डाल दिया, अब होल्डर को होल्डर इन ड्यू कोर्स को पेमेंट करनी थी 15,000 की, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स उसको 15,000 का समझ के ही चल रहा है ना। तो सपोज अगर स्टैम्प के हिसाब से 15,000 मैक्सिमम वैल्यू है, अब वो उतना उससे रिकवर फिर कर सकता है। वहां पे फिर ड्रॉर ये नहीं बोल सकता कि मेरी ओरिजिनल लाइबिलिटी तो 10,000 की थी ना, ऐसा नहीं चलेगा। होल्डर इन ड्यू कोर्स मैक्सिमम स्टैम्प अमाउंट तक का रिकवर कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन अदर देन होल्डर इन ड्यू कोर्स शैल रिकवर फ्रॉम द पर्सन इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट इंटेंडेड। मैं क्या बताया, सिर्फ होल्डर इन ड्यू कोर्स ही ज्यादा पैसा ले सकता है, जो नॉर्मल होल्डर है, जो फर्स्ट होल्डर है, वो ज्यादा नहीं ले सकता, जितना बकाया था उतना ही ले सकता है बस। ठीक है, चलो एक एग्जांपल से समझते, सिंपल है कुछ नहीं। ठीक है, एग्जांपल, अ पर्सन साइंड अ ब्लैंक एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड केप्ट इट इन हिज ड्रॉर, द बिल वाज स्टोलन बाय एक्स एंड ही फिल्ड इट अप रुपीज अप टू 20,000 एंड नेगोशिएटेड इट
टू एन इनोसेंट पर्सन फॉर वैल्यू, चोरी कर लिया, 20,000 का अमाउंट डाल दिया और सामने वाले पर्सन को निगोशिएट करके दे दिया. इट वॉज हेल्ड दैट द साइनर टू द ब्लैंक एक्सेप्टेंस was not liable to holder in due course because he never delivered the instrument intending it to be used as negotiable instrument. क्यों? हमने पढ़ा था कि जब तक उसकी डिलीवरी नहीं होती, वहां चोरी करना डिलीवरी में आएगा क्या? नहीं आएगा. जब तक डिलीवरी नहीं होती तब तक उसको हम नहीं मानेंगे. Further, as a condition of liability, the signer maker must deliver the instrument to another. In the absence of delivery, the signer is not liable. Furthermore, the paper was so signed and delivered must be stamped in accordance with the law prevalent at the time of signing on delivery. भैया डिलीवरी साइनिंग के साथ क्या जरूरी है? स्टैंपिंग जरूरी है. जो उसने ड्रॉर में रखा उसमें स्टैंप लगाया होगा क्या? नहीं लगाया होगा. तो वो क्या वहां पे रिकवर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है. ठीक है, सिंपल सी बात है. Ambiguous instrument. Section 17 of the Act reads, where an instrument may be constructed either as a promissory note, bill of exchange, and holder may at his election treat as either, the instrument shall be henceforth treated accordingly. जहां पे देखो ये नहीं पता चल रहा है कि वो promissory note है या bill of exchange है, दोनों में से कोई भी एक ऐसा हो सकता है. तो जो होल्डर है वो अपने हिसाब से जो चूज करेगा उसको वैसे ट्रीट करेंगे. Thus, an instrument which is vague and cannot be clearly identified either as bill of exchange or promissory note is ambiguous instrument. उसको अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि क्या वो promissory note है या bill of exchange है. Section 17 provides that the holder may at his discretion treat. होल्डर जैसा चाहे उसको ट्रीट कर सकता है. बट एक बार जब उसने चूज कर लिया कि भैया मैं इसको promissory note ट्रीट करूंगा या bill of exchange ट्रीट करूंगा, इसके बाद वो वापस नहीं जा सकता है. कोई भी, ठीक है, वापस नहीं जा सकता है. अब हम पढ़ेंगे निगोशिएशन मतलब ट्रांसफर करना. निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट. ट्रांसफर ऑफ negotiable instrument. ठीक है. One of the essential characteristic of negotiable, it is freely transferable from one person to another. The rights in negotiable instrument can be transferred from one person to another by negotiation. According to section 14 of the negotiable instrument, when a negotiable instrument is transferred to any person with a view to constitute the person holder thereof, the instrument is deemed to have been negotiated. जब हमने पर्सन को किसी को ट्रांसफर कर दिया और वो होल्डर बन गया तो हम क्या मानते हैं कि ये नेगोशिएट हो चुका है. Thus, there is the transfer of ownership of the instrument. Negotiable instrument may be negotiated either by delivery when these are payable to the bearer. सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा था अगर बियरर को देना है तो कैसे होगा? सिर्फ डिलीवरी. बट ऑर्डर पे है तो कैसे होगा? इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी. कैसे होगा? इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी जब पेएबल टू ऑर्डर है. ठीक है. मोड्स ऑफ नेगोशिएशन ये पढ़ा हमने, बहुत बार पढ़ा है. अब डिलीवरी कैसी होती है? एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव. एक्चुअल मतलब हमने एक्चुअली में जाके कुछ ऐसा डिलीवर कर दिया. कंस्ट्रक्टिव मतलब वो हमने दिया नहीं है पर उनके नाम पे वो डिलीवरी ऑलरेडी हो चुकी है. मतलब कैसा कि एक चीज यहाँ पड़ी है बट हमने बोल दिया कि ये अब आपकी हो गई है, भले ही वो अभी यहाँ पे पड़ी है मेरे पास, एक्चुअली में डिलीवर नहीं हुई, बट हम कंस्ट्रक्टिव तरीके से एक्शन से ऐसा बता रहे हैं कि ये चीज आपको डिलीवर हो चुकी है. ठीक है. A promissory note, bill of exchange or check payable to the bearer is negotiable by delivery thereof. ठीक है. Promissory note, bill of exchange, check payable to the bearer कैसे होगा? डिलीवरी से. ऑर्डर से कैसे होगा? इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से. एग्जांपल है, बहुत सिंपल है, देख लो. ठीक है. चलो देख लेते हैं. X does a check for rupees 50,000 payable to Y and delivered to him. Payable to Y. Payable to Y. Y endorsed the check in favor of Z but kept in a stable drawer. इंडोर्स करके कहाँ रख दिया? ड्रॉअर में. उसके बाद क्या हुआ? Y गुजर गए, परलोक सीधार गए. उसके बाद चेक किसको मिला? Z को मिला. तो Z क्या ओनर बन गया क्या? होल्डर बन गया क्या? नहीं. क्यों? डिलीवरी नहीं हुई थी ना बाबा. डिलीवरी के बिना ओनर बनेगा? नहीं बने. ठीक है. नेगोशिएशन बाय डिलीवरी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस obtained by unlawful means for unlawful consideration of promissory note is bearer is negotiable by delivery unless and until जहां पे आप उसको अनलॉफुल या अनलॉफुल कंसिडरेशन या अनलॉफुल मीन से आप नहीं करते, वो क्या रहेगा? निगोशिएबल बाय डिलीवरी. एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन. A promissory note, bill of exchange or check delivered on the condition that it is not to take figure except in a certain event is not negotiable except in the hand of holder for value without notice of this condition unless such event है. मतलब सीधा समझो कि अगर वहां पे कोई ऐसी आपने कंडीशन डाल दी तो क्या वो नेगोशिएबल है क्या? नहीं है.
क्यों? क्योंकि आपने वहां पे कंडीशन डाल दी कि ये होगा तो ही आपको पेमेंट करनी है या देनी है, वट एवर द केस में भी, एक्सेप्ट इन द हैंड्स ऑफ द होल्डर फॉर वैल्यू विदाउट नोटिस ऑफ द कंडीशन। अब भैया, अब समझो कि मैंने होल्डर, जो होल्डर है, यहाँ पे होल्डर फॉर वैल्यू मतलब होल्डर इन ड्यू कोर्स, जिसने गुड फेथ में उसको ले लिया, तो वहां पे उसको पता भी नहीं है कि इनकी ऐसी कंडीशन कुछ है, तो वहां पे आपको वो देना पड़ेगा, अनलेस सच इवेंट हैपन्स, अनलेस सच इवेंट हैपन्स, मतलब कब तक निगोशिएबल नहीं है वो, जब तक वो इवेंट हो नहीं जाता। जब इवेंट होता है तो ही वो क्या रहेगा, निगोशिएबल है, मतलब ट्रांसफरेबल है। बट उसके पहले ही होल्डर ने चालाकी से ट्रांसफर कर दिया किसी को, और सामने वाला बंदा क्या है, होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर फॉर वैल्यू है, उसको पता नहीं है, वो बेचारा भोला है, तो वहां पे पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ गए? चलो चलो, एक एग्जांपल समझते हैं। ए, द होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू द बियरर delivers it to B's agent to keep for B. The instrument has been negotiated. क्यों? क्योंकि बी के एजेंट को दे दिया ना बाबा, हमने पढ़ा था ना कॉन्ट्रैक्ट में, एजेंट को दे दिया मतलब हम क्या मानते हैं कि प्रिंसिपल को डिलीवर हो चुका है। ठीक है, बी को दे दिया है मतलब इंस्ट्रूमेंट क्या हो चुका है, डिलीवर हो गया है, निगोशिएट हो गया है। ए, द होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू बियरर which is in the hands of A's banker who is the time of banker of B directs the banker to transfer the instrument to be credited in the banker's account with B. The banker does so, and now the passes the instrument as B is, and the instrument has been negotiated and B. अब इसको क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का एग्जांपल है। कैसा? एक समझो आप, सिंपल सिंपल, ए है, ए भैया के पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो बियरर इंस्ट्रूमेंट है, मतलब बियरर मतलब जो होल्डर है उसको पैसा मिल जाएगा, तो वो किसके पास पड़ा था, ए के बैंकर के पास। अब सरप्राइजिंगली बी का भी बैंकर वही बंदा है। ए ने बोला एक काम करो, ये बी को आप ट्रांसफर कर दो, तो बैंकर ने क्या किया, बी के अकाउंट में उतना अमाउंट क्रेडिट मार दिया। तो क्या इंस्ट्रूमेंट कहीं एक्चुअल में कहीं डिलीवरी हुई क्या? नहीं, बट इसको क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। क्यों? क्योंकि ये बी के पास ऑटोमेटिकली डिलीवर हो गया था। नेगोशिएशन बाय इंस्ट्रूमेंट, sorry, endorsement. Subject to the provision of promissory note, check payable to order is negotiable by the holder by endorsement and delivery. अब एक ही समझेंगे, importance of delivery in negotiation. Importance of delivery in negotiation. Delivery of an instrument is essential whether the instrument is payable to bearer or order. The delivery must be voluntary and object delivery shall to pass. Delivery कैसे होनी चाहिए भैया, voluntary. जो ड्रॉवर है या जो भी होल्डर है वो अपनी मर्जी से डिलीवर कर रहा है, उसको कोई फोर्स नहीं है। और डिलीवरी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रॉपर्टी को पास करना, ओनरशिप को पास करना उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। ठीक है, द डिलीवरी कैन बी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। मैंने क्या बताया, एक्चुअल मतलब एक्चुअली में आपने जाके डिलीवर कर दिया। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी टेक प्लेस व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज डिलीवर्ड टू द एजेंट, क्लर्क, सर्वेंट ऑफ द इंडोर्सी इन द बिहाफ ऑफ द इंडोर्सर आफ्टर इंडोर्समेंट होल्ड्स द इंस्ट्रूमेंट एज एजेंट। जैसे मैंने वो बैंकर वाला एग्जांपल पता है, देखा ना, क्या उसमें डिलीवरी हुई क्या, कहीं पे कहीं हिला क्या वो इंस्ट्रूमेंट, नहीं हिला, फिर भी क्या हो गई, डिलीवरी हो गई। कैसे? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। Section 46 also lays down that when an instrument is conditionally or for a special purpose only, the property in it does not pass to transferee even though it is endorsed to him unless the instrument is negotiated to the holder in due course. हमने अभी ऊपर पढ़ा, वही रिपीट हो रहा है। अगर उसके ऊपर कोई कंडीशन है, जब तक वो कंडीशन पूरी नहीं हो जाती तब तक वो नेगोशिएबल नहीं है। सिर्फ एक ही केस में नेगोशिएबल कब है, जब होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास चला जाता है और उसको कंडीशन की जानकारी नहीं है, तो वहां पे इंस्ट्रूमेंट क्या बन गया है, नेगोशिएबल बन चुका। समझ गए? The contract or negotiable instrument until delivery remains incomplete and revocable. जब तक डिलीवरी नहीं होती तब तक वो क्या है, इनकम्प्लीट और रिवोकेबल है। जब तक डिलीवरी नहीं तब तक ड्रॉअर होल्डर उसको वापस ले सकता है ना, यस डेफिनेटली वापस ले सकता है। ठीक है, समझ रहे हो ना? अरे बड़े सिंपल तरीके से अपन पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं अपन, सब सब समझ जाएगा, वैसे भी होशियार है। The delivery is essential not only at the time of negotiation but also at the time of drawing of negotiable instrument. डिलीवरी कब जरूरी है, स्टार्टिंग में भी जरूरी है, मैंने बताया ना, जब ड्रॉ करते हो तब भी आपको डिलीवरी करना है ना, डिलीवर करना है ना, तो उसके बाद जब नेगोशिएट हो रहा है, आगे ट्रांसफर हो रहा है, तब भी आपकी डिलीवरी जरूरी है। द राइट्स इन द इंस्ट्रूमेंट आर नॉट ट्रांसफर टू द इंडोर्सी अनलेस द इंडोर्समेंट द सेम हैज बीन डिलीवर्ड। भैया सिर्फ इंडोर्स करने से नहीं होता, क्या होना चाहिए, डिलीवर होना चाहिए, सब चीजें वही वही है। द डिसीज पर्सन कैन नॉट नेगोशिएट द सेम बाय मेयर डिलीवरी देयर ऑफ। देखो बताया था, जो चीज इंडोर्स हो गई है उसको इंडोर्समेंट और उसकी डिलीवरी होना जरूरी। ठीक है, अब
अब डिलीवरी व्हेन इफेक्टिव बिटवीन द पार्टीज, नेगोशिएबल negotiation of instrument between the parties, as between the parties standing in immediate relation. Delivery to be effectual must be made by party making, accepting or endorsing the instrument और by person authorized. कौन कौन कर सकता है? या तो पार्टी जो बना रही है, या फिर एक्सेप्ट कर रही है, या फिर इंडोर्स कर रही है, और या तो खुद या तो उसका कोई ऑथोराइज पर्सन है। जैसे कंपनी अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफर कर रही है तो कौन करेगा उसके बिहाफ में डिलीवरी? ऑथोराइज पर्सन भी कोई डायरेक्टर डिलीवरी कर सकता है, जो भी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज पर्सन कैन नॉट नेगोशिएट बाय डिलीवरी ओनली अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल टू द ऑर्डर एंड एंडोर्स्ड बाय द डिसीज बट नॉट डिलीवर्ड। इंडोर्स हो गया पर डिलीवर नहीं हुआ, उसके बाद क्या आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको डिलीवर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। जीते जी आपने किया होता तो वो डिलीवर मानते, आपके मानने के बाद अगर उसको कर रहे हैं तो वो नहीं माना जाएगा। ठीक है। अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट एन एजेंट। भैया एजेंट है क्या? नहीं। एजेंट रहता तो प्रिंसिपल को पता रहना चाहिए, प्रिंसिपल तो बेचारा चले गया, तो क्या उसका एजेंट है क्या? नहीं है। तो वो उसको क्या कंप्लीट कर सकता है क्या? नहीं। नाको, ना बाबा ना। एज बिटवीन सच पार्टीज एंड द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अदर देन द होल्डर इन ड्यू कोर्स। जो होल्डर इन ड्यू कोर्स को छोड़ के, क्योंकि बेचारा वो जहां आ गया वहां पे तो सब खेल ही पलट जाता है। ठीक है। तो जो पार्टीज है, पहला कौन सा था? एज बिटवीन द पार्टी स्टैंडिंग इन इमीडिएट रिलेशन, मतलब ड्रॉ ड्रॉई, ये सब क्या है? इमीडिएट रिलेशनशिप वाले पार्टीज हो गए। अब उसके बाद क्या होगा? इट मे बी शोन दैट इंस्ट्रूमेंट वाज डिलीवर्ड कंडीशनली और फॉर अ स्पेशल पर्पस, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी देयर। अब भैया जो जो एज सच पार्टीज एंड एनी होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अदर देन होल्डर, वो अगर आपस में ट्रांसफर कर रहे हैं तो वहां पे क्या जाएगा? इट में भी शोन दैट द इंस्ट्रूमेंट वाज डिलीवर्ड कंडीशनली और फॉर अ स्पेशल पर्पस ओनली। कंडीशनली या कोई स्पेशल पर्पस के लिए ही हमने क्या किया है? उसको डिलीवर किया है, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। भैया प्रॉपर्टी ओनरशिप किसकी रहेगी? होल्डर की रहेगी। अभी हमने कोई स्पेशल पर्पस के लिए ही आपको दिया है। ठीक है, समझ गए? कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ के चलो। चलो, डिसऑनर ऑफ चेक्स। अब ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो, तो बच्चों अब सिंपल सा एक टॉपिक है, डिसऑनर ऑफ चेक्स फॉर इनसफिशिएंट ऑफ फंड्स इन द अकाउंट। भैया आपके अकाउंट में है 10,000 और आपने भाई साहब अमिताभ बच्चन की जैसे 1 करोड़ का चेक दे दिया, तो क्या हो? चेक डिसऑनर हो जाएगा। चेक डिसऑनर हो जाएगा। क्यों? ड्यू टू द इनसफिशियंसी ऑफ द फंड्स इन द अकाउंट। वो कैसे होगा? वेयर एनी चेक ड्रॉन बाय अ पर्सन ऑन एन अकाउंट मेंटेन्ड बाय हिम विद अ बैंकर, किसका? खुद का अकाउंट मेंटेन बाय हिम विद अ बैंकर, फॉर अ पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पर्सन फ्रॉम दैट अकाउंट, दैट इज योर ड्रॉर। ये हो गया आपका, दिस इज ड्रॉर, दिस इज पे। For discharge in whole or in part of any debt or liability, a check given as a gift or donation or a security or in discharge of a mere moral obligation or illegal consideration would be outside purview of this section। मतलब समझो, यहाँ पे जब आप कोई लाइबिलिटी को चुकाने के लिए जब चेक की पेमेंट कर रहे हो तो ही वो इस चेक के अंदर आएगा। कोई चेक अगर आपका गिफ्ट में दिया गया है, डोनेशन में दिया गया है, या फिर सिक्योरिटी, आपको पता है आप जब बैंक से लोन लेते हो बैंक आपसे चेक्स ले लेती है 3-4 एज सिक्योरिटी, तो वो भी हो गया। कहीं और अगर आप सिक्योरिटी के लिए चेक दे रहे हो, या फिर कोई मियर मॉरल ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर, मॉरल मॉरल एथिकल मॉरल ऑब्लिगेशन है, वहां पे अगर आप चेक दे रहे हो, या फिर कोई इलीगल कंसिडरेशन है, तो वो इस सेक्शन में नहीं आता। कौन से सेक्शन में? 138 में। बाकी जो भी आपका बिजनेस और ट्रेड से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है वो सब आपके सेक्शन 138 के अंदर आ जाएंगे। इज रिटर्न बाय बैंक अनपेड, क्या कर रहा है? बैंक वापस भेज दिया, मतलब चेक बाउंस हो गया। बाउंस हो गया तो बाउंस का मतलब ये होता है डिसऑनर हो गया, बैंक वो चेक को वापस भेज देता है। आइदर बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ अकाउंट इज इनसफिशिएंट टू ऑनर द चेक। सपोज आपके अकाउंट में 10,000 है चेक का, और चेक आपका 12,000 का है, तो वो क्या हो जाएगा? डिसऑनर हो जाएगा, बिकॉज आपके अकाउंट में 10,000 है, 12,000 नहीं है। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि 12,000, सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि सर 12,000 का चाहिए, 10 है फिलहाल, 10 तो ट्रांसफर कर दे दो बाद में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो अमाउंट है वो होगा तो पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। चेक का अमाउंट कभी भी पार्ट्स में ट्रांसफर नहीं होता है। और दैट इज एक्सीड्स द अमाउंट अरेंज टू बी पेड फ्रॉम दैट अकाउंट बाय एन एग्रीमेंट मेड विद द बैंक। अब एक और चीज है, वो अकाउंट में पड़े 10 लाख है, बट बैंक ने उसके ऊपर एक कंडीशन है, आपने बैंक के साथ एक ऐसी कंडीशन डिसाइड कर ली है कि वो अकाउंट में आप एक बार में 20,000 से ज्यादा का चेक नहीं डाल सकते, और फिर आपने 25,000 का चेक उसमें दे दिया,
तो क्या वो ऑनर होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी लिमिट सेट कर दी थी, आप उसकी लिमिट से ऊपर नहीं दे सकते। दोनों अमाउंट से ज्यादा या लिमिट से ज्यादा, दोनों जब ऐसा होगा, द सच पर्सन शैल बी डीम टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस एंड शैल बी पनिश विद एन इम्प्रिजनमेंट। क्या होगा उसको? जेल होगी। कितनी? फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर। 2 साल तक की उसको क्या हो सकती है? सजा हो सकती है। एंड या और दोनों, या तो ये, या तो फाइन, मतलब ये इन दोनों में से कोई एक चीज, और फाइन विच में एक्सटेंड टू 2x। समझे? कितना फाइन लग सकता है आपको? मैक्सिमम 2x का फाइन आपको लग सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके चेक का अमाउंट 10,000 था, तो फाइन मैक्सिमम कितना हो सकता है? 20,000 रुपए तक आपको फाइन लग सकता है, जो भी अमाउंट रहा वॉट एवर द केस। तो दोनों, या तो सजा भुगतो 2 साल तक, या तो 2x तक फाइन भरो। दोनों में से जो कोर्ट आपको जैसा और आदेश करेगा, ये आपके ऊपर नहीं रहता है, ज्यादातर कोर्ट ही आपको बताता है। तो उस केसेस में ऐसा हो। ठीक है, चल, सिंपल है, कुछ नहीं है। समझ गए डिसऑनर क्या बोलते हैं, कितना क्या सजा होती है, कौन से केसेस इस सेक्शन में नहीं आते, याद रख लो। इंस्टीट्यूट हो सकता है घुमाने के लिए ऐसा पूछ ले कि एक चेक आपने एज अ गिफ्ट दिया था, एज अ डोनेशन दिया था, वो बाउंस हो गया, तो वहां पे आपको कितनी पनिशमेंट है, तो ये वाले सेक्शन की पनिशमेंट उस पर अप्लाई नहीं होगी। ठीक है। अब कुछ और ऐसी कंडीशंस है जहां पे ये अप्लाई नहीं होता, भले ही चेक आपका नॉर्मल ट्रेड में यूज क्यों ना किया गया हो, फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे आपका ये चेक अप्लाई नहीं होगा। कहां कहां पे नहीं होगा? सिंपल सी बात है। चेक प्रेजेंटेड विद इन वैलिडिटी पीरियड, द चेक हैज बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द सॉरी, इसके अलावा जो भी चीजें हैं, इसके अलावा मतलब ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली कंडीशन पूरी होने के लिए, ये समझ लो ये चीजें आपकी फुलफिल हो रही है, तो ही ऊपर वाला सेक्शन अप्लाई होगा। इसके मतलब इसके अलावा और कुछ होता है तो वो अप्लाई नहीं होगा। जैसे वैलिडिटी पीरियड कितना होता है चेक का? 3 मंथ। कितना? 3 मंथ्स फ्रॉम दी डेट विच इज ड्रॉन। जिस जिस डेट पे चेक को ड्रॉ किया गया है, वहां से 3 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना है? चेक को बैंक में प्रेजेंट करना है। 3 महीने की बात करोगे तो चेक वैलिड नहीं रहता है। डिमांड फॉर द पेमेंट थ्रू द नोटिस, द पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स of the check as the case may makes a demand for the payment of the said amount of the money by giving a notice in writing to the drawer of the check within 30 days of the receipt of information by him from the bank regarding the return of the check as unpaid। देखो, अब सर आप बोलोगे सर अब आप एक बात बताओ, क्या एक बार डिसऑनर हो गया तो सीधा उसको अपन जेल में मतलब जेल में डाल देंगे या उसको फाइन लगा देंगे? हो सकता है ना गलती से भी हुआ, हो सकता है ना कि गलती हुई हो, या कुछ ऐसा टेक्निकल एरर हो, या फॉर एग्जांपल देखो, चेक उसने सुबह को प्रेजेंट किया, इसने कल अमाउंट डिपॉजिट किया था, बट ड्यू टू सम रीजन वो अमाउंट आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है अभी तक, तो उसके कारण से आपका चेक डिसऑनर हो गया। तो वॉट एवर द केस में भी तो हो सकता है गलती से भी हुआ हो। तो पहले क्या करना है, जैसे ही चेक बैंक वापस भेजेगा, तो आपको उसको क्या भेजना है? डिमांड फॉर पेमेंट थ्रू नोटिस। देखो, जो पेई है या होल्डर इन ड्यू कोर्स, पेई मतलब जिसको मिल लेना, होल्डर इन ड्यू कोर्स हमने पता है जिसने गुड फेथ में एक्वायर किया था वो इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएट हुआ था जिसको गुड फेथ में, तो ये दोनों में से क्या करेंगे? उसको डिमांड करेंगे किसके पास? ड्रॉअर के पास, कि भैया आपका वो जो चेक है ना, वो क्या हो गया है? डिसऑनर हो गया है, उसकी पेमेंट कर दो। विद इन 30 days ऑफ द रिसीप्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय फ्रॉम द बैंक रिगार्डिंग रिटर्न ऑफ द चेक वॉज अनपेड। जिस दिन से 30 दिन के अंदर उसको जब पता चल गया कि चेक अनपेड है, उसके 30 दिन के अंदर आपको क्या करना है? उसको भेजनी है कि भैया आप पेमेंट करो। अब आपने भेज दी उसको पेमेंट। अब फेलियर ऑफ ड्रॉ टू मेक पेमेंट, द ड्रॉअर ऑफ सच चेक फेल्स टू मेक पेमेंट ऑफ द सच अमाउंट विद इन 15 days, विद इन 15 days। देखो, अपन प्रोसेस को एक बार समझते हैं। ठीक है, अपन एक बार प्रोसेस को यहाँ समझते हैं। देखो, पहले क्या होगा? जो आपका चेक है वो क्या हो रहा है? डिसऑर्डर हो रहा है। पहले चेक डिसऑर्डर हो रहा है, फिर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, आप कौन हो? पे या होल्डर इन ड्यू कोर्स, जो भी। आप किसको भेजोगे डिमांड? ड्रॉअर को भेजोगे। कितने दिन में भेजोगे? विद इन 30 डेज। कब से? जब से आपको बैंक से इंफॉर्मेशन आ गई थी कि चेक डिसऑनर हो गया। विद इन 30 डेज किसको आप भेजोगे?
ड्रॉअर को भेजोगे। अब जिस दिन ड्रॉअर को नोटिस मिला उसके 15 डेज के अंदर ड्रॉअर को क्या करनी है, पेमेंट करनी है। 15 डेज कितने दिन के अंदर, 15 डेज के अंदर उसको पेमेंट करनी है। अगर वो नहीं करता है तो फिर क्या होगा, आपकी ये वाली पेनाल्टीज जो है, ये वाली पेनाल्टीज ये आपकी उस पे एप्लीकेबल हो जाती है। सीधा सीधा पेनाल्टी लगेगी क्या, नहीं सर, गलती से भी हो सकता था। ठीक है, अब therefore we may conclude that complaint can be filed after 45 days of dishonor of the check, that is 30 days of notice period, 15 days of receipt of the said notice। देखो, इसलिए एक 45 डेज का इसमें विंडो है, 30 दिन तक आपको नोटिस भेजना है, उसके 15 दिन, तो आप कब उसके लिए कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, 45 डेज के बाद कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। ठीक है, अब एक देखते हैं। X issued a post-dated check to Y on the account of discharge of its liability. Further, X entrusted to bank to stop the payment due to unavailability of adequate amount in the account. Here in the instance, section 138 is attracted as when a check is dishonored on the account of stop payment instructions sent by the drawer to his banker in respect of a post-dated check, irrespective of the sufficiency of the funds in the account. A post-dated check is deemed to be drawn on the date it bears, and the 3-month period for the purpose of section is to be counted from that date. अब देखो, जिस दिन से आपने, मतलब समझ लो, एक आपको सीधा सीधा एग्जांपल है, हम बताते हैं। एक्स ने क्या किया, एक पोस्ट डेटेड चेक इशू किया। पोस्ट डेटेड चेक मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आज की जो तारीख, सपोज आज 1 अक्टूबर तारीख है, 1 अक्टूबर की तारीख के आज अगर आपने चेक को इशू किया, उसमें आपने तारीख लिख दी समझ लो 30 अक्टूबर की। 30 अक्टूबर के बाद ही वो बैंक विजिट कर सकता है। क्यों, आपने ये चालाकी से सोचा कि भैया मेरे पास अभी फंड नहीं है, मैं 30 अक्टूबर तक उसको पेमेंट कर दूंगा। बट उस केस में भी आपने क्या किया, आपने बैंक को बोल दिया कि भैया ये चेक की आप पेमेंट मत करना। क्या करना, पेमेंट मत करना। हियर इन द इंस्टेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक्शन 138 अप्लाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी आपका चेक क्या हुआ है, डिसऑनर हुआ है। ठीक है, अपोज डेटेड चेक इज डीम्ड टू बी हैव बीन ड्रॉन ऑन द डेट इट बियर्स एंड द 3 मंथ पीरियड फॉर द पर्पस ऑफ, जिस दिन से उसकी डेट है, 30 अक्टूबर जो डेट है, जो डेट उस पे, उस दिन पे हम मान लेंगे कि वो उस दिन से ड्रॉन हुआ है, और 3 महीने की कंडीशन उस पे वहां से लागू हो जाती है। तो जब वन सच चेक इज इशूड बाय द ड्रॉअर, प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 189 मस्ट फॉलो। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रिजम्पशन जो होता है, वो आपको मैं बताता हूँ। पेनाल्टी एक बार देख लो, वही पेनाल्टी है जो वहां पे है। पेनाल्टी कितनी, 2 साल तक की सजा या फिर 2x ऑफ द अमाउंट। ठीक है, एक सिंपल सा पॉइंट है। अब प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल। When the check is dishonored, it shall be presumed, unless the contrary is proved, that the holder of the check received a check of nature referred in section 138 for the charge for the discharge। हम ये मान लेंगे कि जब चेक डिसऑर्डर होता है तो पहले तो हम यही मान लेंगे कि उसको उसकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए ही चेक मिला था। मतलब सीधी सीधी बात, अगर कुछ और है तो किसको प्रूव करना पड़ेगा, ड्रॉअर को। किसको प्रूव करना पड़ेगा, ड्रॉअर को प्रूव करना पड़ेगा। प्रिजम्पशन प्रिस्क्राइब्ड हियर इज रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन एज द प्रोविजन क्लियरली प्रोवाइड्स दैट द पर्सन इशूइंग चेक इज एट लिबर्टी टू प्रूव द कॉन्ट्ररी। मैं वही क्या बोला, अभी देखो वही चीज मैंने आपको बताई। किसको प्रूव करना पड़ेगा कि भैया चेक लाइबिलिटी के लिए नहीं, गिफ्ट था, डोनेशन था, वॉटएवर द केस में भी किसको प्रूव करना पड़ेगा, ड्रॉअर को प्रूफ करना पड़ेगा, ड्रॉई को प्रूफ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल। डिफेंस विच में नॉट बी अलाउड इन एनी प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 139। देखो एक और आपको बाद में आपको बताता हूँ। डिफेंस विच में नॉट बी अलाउड इन एनी प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 138। देखो, it shall not be a defense in the prosecution of an offense under section that the drawer had no reason to believe when he issued the check that check may be dishonored on presentment for the reason stated। देखो, आप ये नहीं बोल सकते कि भैया ड्रॉअर को पता नहीं था कि उसके अकाउंट में फंड नहीं है, या उसको कोई ऐसा कोई रीजन नहीं था, उस टाइम पे अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जो डिसऑनर हो गया। ये सब आप वहां पे डिफेंस नहीं ले सकते हो। वहां पे आप ऐसा नहीं बता सकते कि उसकी इंफॉर्मेशन के बिना ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, कुछ नहीं, वहां पे डिफेंस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आपका इसका मेरे ख्याल से ये लास्ट टॉपिक है मोस्ट प्रोबेबली। यस, बस थोड़ा कंपेंसेशन और आपका प्रेजेंटमेंट, बस ये 2 चीजें बची है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप कंप्लीट कर रहे हो यार। यही सब आपको एग्जाम में देखना है, फट 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 याद आते जाएगा। ठीक है, चलो, प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। A bill of exchange payable after sight, if no time and place is specified therein for presentment, be presented to the drawee, therefore for acceptance,
if he can, after reasonable search be found by a person entitled to demand acceptance within a reasonable time after it is done in business hours and business day. अब देखो, अब कोई कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है, वो आप कैसे प्रेजेंट करोगे? अगर वहां पे अगर कोई टाइम और प्लेस नहीं दिया है प्रेजेंटमेंट का कि मैं आपको इतने बजे इतनी तारीख को ये दूंगा, तो वहां पे कैसे प्रेजेंट करोगे? ट्रॉई को प्रेजेंट करोगे। कब कैसे प्रेजेंट करोगे? रीजनेबल टाइम में प्रेजेंट करोगे। रात को 3 बजे पहुंच गए, वो बेचारा बेडरूम में सोया हुआ है, सर आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है, एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करेगा क्या वो? नहीं करेगा। तो क्या है? रीजनेबल टाइम आफ्टर इट इज ड्रॉन, आफ्टर इट इज ड्रॉन, अभी ड्रॉ हुआ है, एक दो और ऐसा आपने लेके पहुंच गए। रीजनेबल टाइम आफ्टर इट इज ड्रॉन एंड इन बिजनेस आवर्स एंड इन बिजनेस डेज। कैसा? बिजनेस आवर एंड इन बिजनेस डे। मतलब बिजनेस आवर मतलब जो भी बिजनेस आवर आपका होगा, 10 से 6, 9 से 5, 9 से 8, जो भी बिजनेस आवर्स है, और बिजनेस डे में करना है, वीकेंड पे नहीं करना है। इन डिफॉल्ट ऑफ सच प्रेजेंटमेंट नो पार्टी देयर टू इज लायबल देयर ऑन टू द पर्सन मेकिंग सच डिफॉल्ट इफ द ड्रॉई कैन नॉट आफ्टर रीजनेबल सच बी फाउंड द बिल इज डिसऑनर। अगर ड्रॉ ही नहीं मिला उनको, या जो एक्सेप्ट करने वाला है वो मिला ही नहीं उनको, कि कौन है, तो फिर वहां पे क्या होगा? बिल्कुल डिसऑनर। भैया एक्सेप्ट ही नहीं हुआ तो बिल ऑनर कैसे होगा? तो हम क्या मानेंगे? बिल डिसऑनर हो गया है। इफ द बिल इज डायरेक्टेड टू द ड्रॉई एट अ पर्टिकुलर प्लेस इट मस्ट बी प्रेजेंटेड एट दैट प्लेस एंड इफ एट द ड्यू डेट ऑफ द प्रेजेंटमेंट ही कैन नॉट आफ्टर रीजनेबल सर्च बी फाउंड द बिल इज डिसऑनर। अब कोई एक प्लेस पे हमने बोल दिया था ड्रॉई को, आप एक काम करना, मंडे को इतने बजे यहाँ पे आप आ जाना, वहां पे ड्रॉई आया ही नहीं, उसको हमने ढूंढा फिर भी नहीं मिला, तो वहां पे हम क्या मानेंगे? कि बिल डिसऑनर हो गया है। सॉरी, ठीक है। वेयर ऑथोराइज बाय एग्रीमेंट और यूजेज ऑफ प्रेजेंटमेंट थ्रू पोस्ट ऑफिस बाय मींस ऑफ रजिस्टर लेटर इज सफिशिएंट। अगर आपने एग्रीमेंट से ऐसा कर लिया कि भी आप एक काम करना, मेरे को पोस्ट कर देना, या फिर मतलब मेरे को आप जो भी लेटर है, आप सॉरी आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है, मेरे को पोस्ट कर देना, मैं वैसे एक्सेप्ट कर लूंगा। अगर वो एग्रीमेंट में है तो ये आपने किया, तो दिस इज ऑल्सो सफिशिएंट, ये भी चलेगा। ठीक है। अब प्रोमिसरी नोट कैसे प्रेजेंट करेंगे? प्रोमिसरी नोट पेएबल एट अ सर्टेन पीरियड आफ्टर साइन must be presented to the maker. Therefore, for sign, if he can, after reasonable search, be found by a person entitled to demand payment within reasonable time after it is made in business. यही भैया, जब आप उससे पेमेंट लेने जाओगे, प्रोमिसरी नोट का प्रेजेंट करोगे, पेमेंट लेने जाओगे ना मेकर से, क्योंकि प्रोमिसरी नोट पे कौन पेमेंट करता है? मेकर पेमेंट करता है। लेने जाओ तो भैया रीजनेबल टाइम के बाद जाओगे ना, जो टाइम वहां लिखा है। अगर नहीं लिखा है तो अभी उसने लिख के दे दिया 5 मिनट में, सर पेमेंट दो, तो प्रोमिसरी नोट लिखता ही क्यों? रीजनेबल टाइम के बाद जाओगे। और बिजनेस आवर एंड बिजनेस डे में जाओगे। संडे को तुम उसको सुबह सुबह 6 बजे पहुंच गए संडे को, सर वो पेमेंट नहीं की है आपने, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। बिजनेस आवर एंड बिजनेस डे। इफ डिफॉल्ट ऑन सच पेमेंट नो नो पार्टी देयर टू इज लायबल। अगर आपने प्रेजेंट करने में डिफॉल्ट कर दिया, कोई पार्टी लायबल है क्या? नहीं है लायबल ना, मतलब मेकर फिर पेमेंट करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेजेंटमेंट बहुत अच्छे तरीके से नहीं हुआ था, तो वहां पे लायबल नहीं है। हाँ, draw is time for deliberation. The holder must, if so required by the drawee of a bill of exchange presented to him for acceptance, allow drawee 48 आवर्स। भैया तुरंत में एक्सेप्ट करना उसको मत बोलो। उसको कितना टाइम देना है आपको बिल ऑफ एक्सचेंज में? जैसे आपने ड्रॉ किया, उसको कितना टाइम देना है? 48 आवर्स का टाइम देना है, एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग पब्लिक हॉलीडेज, एक्सक्लूडिंग पब्लिक हॉलीडे, मतलब 2 दिन का आपको टाइम देना है, एक्सक्लूडिंग द पब्लिक हॉलीडेज। भैया वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, उसको सोचने का समय तो दो। सोचने का समय दोगे तभी तो वो सोच पाएगा कि एक्सेप्ट करना है कि नहीं। फिर प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए जब प्रेजेंटमेंट होता है। प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टू द मेकर, एक्सेप्टर और ड्रॉई एज द केस देयर ऑफ। मतलब देखो, प्रोमिसरी नोट में कौन पेमेंट करता है? कौन करता है? मेकर, ड्रॉर। बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई, और या एक्सेप्टर भी उसको बोल सकते हैं। और चेक में कौन पेमेंट करता है? चेक में कौन पेमेंट करता है? ड्रॉई पेमेंट करता है। क्यों? बैंक होता है ना आपका ड्रॉई, तो बैंक पेमेंट करता है ना, तो वही केस में। ठीक है। और बाय और ऑन बिहाफ ऑफ डॉलर हियर प्रोवाइडेड इन डिफॉल्ट ऑफ सच प्रेजेंटमेंट द अदर पार्टीज देयर टू आर नॉट लायबल टू सच होल्डर। अगर आपने, जैसे फॉर एग्जांपल एक चेक दिया आपने, 3 महीने तक उसका वैलिडिटी है, 3 महीने तक आप प्रेजेंट कर सकते हो, आपने प्रेजेंटमेंट ही नहीं किया, उसके बाद हम लायबल है क्या? हमने तो आपको चेक दिया था, आपने प्रेजेंट नहीं किया। पार्टी से आपस में बात करके दूसरा आपको चेक दे सकता है, बट अगर वो लायबल रहेगा क्या?
नहीं है लायबल। क्यों? उसको चेक देना था, आप उसने आपको चेक दे दिया, तो वो लायबल है क्या उसके बाद? नहीं है लायबल। ठीक है। वेयर ऑथोराइज बाय एग्रीमेंट और यूजेज ऑफ प्रेजेंटमेंट थ्रू पोस्ट ऑफिस बाय द मीन्स ऑफ रजिस्टर्ड लेटर इज सफिशिएंट। हाँ, बट जब एग्रीमेंट ऐसा हो गया आपके बीच में, प्रॉमिस नोट, आप बोलोगे एक काम करना, मेरे को तू पोस्ट से भेज देना, मैं तेरे को पेमेंट ऑनलाइन मार दूंगा, एक एग्जांपल की बात। तो वैसा अगर आपके एग्रीमेंट में है, कोई भी जैसा एग्रीमेंट है, अगर अलाउड है तो चलेगा। एक्सेप्शन where promissory note is payable on demand and is not payable at a specified place, no presentment is necessary in order to charge the maker thereof। मतलब जब promissory note is payable on demand है, payable on demand मतलब जब सामने वाला बोलेगा तब आपको पेमेंट करनी है, and is not payable at a specified place, no presentment is necessary in order to charge the maker। वहां पे फिर प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं। क्यों? पेबल ऑन डिमांड है, आप कभी भी उसको जाके प्रेजेंट कर सकते हैं, भैया मुझे ये चाहिए, तो वहां पे प्रेजेंटमेंट की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पेबल ऑन डिमांड है। Notwithstanding anything contained in Section 6, where an electronic image of truncated check is presented for payment, the drawee bank is entitled to demand any further information regarding the truncated check from the bank holding the truncated check in case of any reasonable suspicion about genuineness of the apparent tenure of the instrument। ये suspicion देखो क्या होता है, जब मैंने बताया था ना, बैंक में क्लियरिंग हाउस में क्या जाती है, ट्रंकेटेड चेक की इलेक्ट्रॉनिक इमेज जाती है, चेक को थोड़ा सा ट्रंकेट करके उसकी इलेक्ट्रॉनिक इमेज जाती है, और वहां पे जो ड्रॉई बैंक है उसके पास वो आता है। तो फिर जिस बैंक से वो आया है ट्रंकेटेड चेक, सपोज आपने अपनी बैंक के अकाउंट में डाला होगा, ड्रॉई बैंक कौन है? ड्रॉई बैंक कौन है? ड्रॉर की बैंक। आपकी बैंक और ड्रॉर की बैंक अलग अलग हो सकती है। आपके बैंक से ड्रॉई की बैंक में, मतलब ड्रॉई में गया, सॉरी, मतलब ड्रॉई बैंक में गया, वहां पे वो चाहे तो एडिशनल इंफॉर्मेशन मांग सकता है अगर वो सफिशिएंट नहीं है या सेटिस्फाइड नहीं है। और इफ द सस्पिशन इज दैट ऑफ एनी फ्रॉड, फॉर्जरी, टैंपरिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इट इज एंटाइटल्ड टू फर्दर डिमांड प्रेजेंटमेंट ऑफ ट्रंकेटेड चेक इटसेल्फ फॉर वेरिफिकेशन। अगर उसको लगता है कि नहीं यार ये सही नहीं है, तो वो चाहे तो ट्रंकेटेड चेक, जो चेक का ओरिजिनल फिजिकल फॉर्म है, वो भी बुला सकता है। प्रोवाइडेड चेक, ट्रंकेटेड चेक्स डिमांडेड बाय द ड्रॉई बैंक शैल बी रिटेन बाय इट इफ द पेमेंट इज मेड अकॉर्डिंगली। अगर आपने एक बार ट्रंकेटेड चेक बुला दिया, आप फिर वो वापस नहीं करोगे, वो कौन रखेगा? फिर ड्रॉई बैंक ही रखेगा। सिंपल सी बात है। आवर्स भैया हमने देखे, कब में प्रेजेंटमेंट कैसे होगा? यूजुअल आवर ऑफ बिजनेस, और अगर बैंक है तो बैंकिंग आवर्स में। ठीक है। अगर चेक का मामला है तो कब करोगे? बैंकिंग आवर्स में। बाकी प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में बिजनेस आवर्स में आप करोगे। प्रेजेंटमेंट ऑफ पेमेंट फॉर इंस्ट्रूमेंट पेएबल आफ्टर डेट और साइट। A promissory note or bill of exchange made payable at a specified period after date or site, there must be presented for payment at maturity। जैसे फॉर एग्जांपल, एक कोई अगर ऐसा है, पेबल आफ्टर 3 months फ्रॉम द डेट, तो जिस डेट से मैच्योरिटी कब होगी? 3 मंथ। 3 मंथ की मैच्योरिटी खत्म होने के बाद ही आप पेमेंट ले सकते हो। जहां पे ऐसा लिख दिया पेबल आफ्टर 2 months आफ्टर डेट, पेबल आफ्टर 14 days, तो जब तक वो 14 days की मैच्योरिटी खत्म नहीं होती, उसके बाद ही आप प्रेजेंट करोगे ना। सिंपल सी बात है ना यार, जब तक वो मैच्योरिटी चल रही है तब तक आप नहीं करोगे। ठीक है। प्रेजेंटमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट पेएबल बाय इंस्टॉलमेंट। प्रोमिसरी नोट इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो सकती है क्या? यस सर, बिल्कुल हो सकती है। आप लिख सकते हो कि वहां पे मैं 10,000 ये तारीख को दूंगा, फिर 10,000 ये दूंगा, ऐसे भी प्रोमिसरी नोट बनता है। ठीक है। A promissory note payable by installment must be presented for payment on the third day after the date fixed for payment of each installment। कब पेमेंट करोगे? कब आप प्रेजेंट करोगे? थर्ड डे पे। कब करोगे? थर्ड डे पे। जैसे फॉर एग्जांपल ड्यू डेट उसकी आज आ गई थी, आज नहीं प्रेजेंट करोगे, कब करोगे? तीसरे दिन पे करोगे। कब करोगे? तीसरे दिन। नॉन पेमेंट ऑफ सच प्रेजेंटमेंट हैज द सेम इफेक्ट ऑफ नॉन पेमेंट ऑन द नोट एट मैच्योरिटी। सेम इफेक्ट रहेगा जैसे वैसा नोट है। जब इंस्टॉलमेंट की बात आती है तो कब प्रेजेंट करोगे आप? जिस दिन वो डेट है उसके थर्ड डे में। कब? थर्ड डे में। ठीक है। चलो, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेबल एट अ स्पेसिफाइड डेट नॉट एल्सवेयर। A promissory note, bill of exchange or check drawn or accepted payable at a specified rate and not elsewhere must in order to charge any other must be presented for the payment। सीधी बात है ना, जब मैंने लिख दिया कि इसी प्लेस पे आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो, कहीं और नहीं, तो कब उसको फुलफिल मानेंगे कि फुलफिल किया गया है? जब उसी प्लेस पे आप उसको प्रेजेंट करते हो। सिंपल सी बात है। इंस्ट्रूमेंट पेएबल एट अ स्पेसिफाइड प्लेस। अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज मेड और ड्रॉन एट अ स्पेसिफाइड, ये सब भैया जब स्पेसिफाइड प्लेस पे आपका पेमेंट है तो वो इंस्ट्रूमेंट भी वहां पे रहना चाहिए। वो स्पेसिफाइड प्लेस पे आप पेमेंट लोगे,
जहां पे फिक्स पेमेंट आपको लेनी है वो प्लेस पे आपका इंस्ट्रूमेंट भी रहना चाहिए। फिर प्रेजेंटमेंट वेयर नो एक्सक्लूसिव प्लेस स्पेसिफाइड, प्रेजेंटमेंट जहां पे आपकी कोई स्पेस आपने कुछ बताया ही नहीं है कि यहाँ प्रेजेंट करना है कि वहां प्रेजेंट करना है, कुछ भी नहीं बताया है। अ प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज नॉट मेड पेबल एज मेंशन इन सेक्शन 68 एंड 69 must be presented for payment at a place of business or the usual residence of maker, drawer, drawee or acceptor as the case may be। अगर कोई भी प्लेस नहीं दी है, अगर कोई प्लेस दी है तो वहां पे, और नो प्लेस स्पेसिफाइड, तो कहां पे करोगे? बी, पी ओ बी, दैट इज योर प्लेस ऑफ बिजनेस और रेसिडेंस। किसका? अगर प्रॉमिसरी नोट है तो मेकर का, बिल ऑफ एक्सचेंज है तो किसका? किसका? एक्सेप्टर का, और चेक है तो ड्रॉई का, मतलब बैंक का। ठीक है, प्लेस ऑफ बिजनेस और रेसिडेंस एज द केस मे बी। ठीक है, समझ गए? अगर स्पेसिफाइड है तो वो स्पेसिफाइड जगह पे, नहीं है तो कहां पे? प्लेस ऑफ बिजनेस या रेसिडेंस एज द केस में भी। किसका? वो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, प्रेजेंटमेंट व्हेन मेकर हैज नो प्लेस ऑफ बिजनेस और रेसिडेंस। अब भैया, अब कहां पे प्रेजेंट करोगे जब बेचारे के पास नहीं ना मकान है ना दुकान है? ठीक है, कोई प्लेस ऑफ बिजनेस भी नहीं है और रेसिडेंस भी नहीं है, तो उस केस में क्या हो देखते हैं। If the maker, drawee or acceptor of a negotiable instrument has no place of business or fixed residence and no place is specified in the instrument for presentment for acceptance or payment, such presentment may be made to him in person where he can be found। जहां मिला साले को वहीं ठोक दो, मतलब वहीं पे करो। अगर कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है और कोई भी ऐसा रेसिडेंस ही नहीं है, ना मकान है ना दुकान है, तो वहां पे क्या करोगे? जहां मिला वहां पकड़ के उसको इंस्ट्रूमेंट दे डालो, प्रेजेंट कर डालो। ठीक है, चलो। प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक टू चार्ज ड्रॉअर subject to the provision of section 84, a check must be in order to charge the drawer be presented at the bank upon which it is drawn before the relation between drawer and his banker has been altered to the prejudice of the drawer। मतलब कहाँ पे प्रेजेंट करोगे आप? जहां जो बैंक में हुआ है वहीं प्रेजेंट करोगे ना, ड्रॉई बैंक में ही आप प्रेजेंट करोगे ना। अनलेस एंड अनटिल, अनलेस एंड अनटिल अगर उनके कोई रिलेशन में चेंज आया है, जैसे फॉर एग्जांपल अब वो उसका बैंक अकाउंट उस बैंक में रहा ही नहीं है, तो फिर वहां पे प्रेजेंट करके कोई मतलब है क्या? नहीं है, तो वो चेक ही मतलब डिसऑनर हो जाता है। तो जब तक उनके रिलेशन में कोई चेंज नहीं आया है, या चेक उन्होंने कैंसिल कर दिया या उसने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आपको पेमेंट नहीं करना है, तो वहां पे चेक खत्म हो जाता है। तो जब तक कि कोई रिलेशन में चेंज नहीं आया, तब तक आप कहाँ प्रेजेंट करोगे उसको? बैंक अपॉन विच इट इज ड्रॉन बिफोर। ठीक है, मतलब आप अपनी बैंक में प्रेजेंट करोगे और वो बैंक कहाँ प्रेजेंट करेगी? वही बैंक के पास। ठीक है, प्रेजेंटमेंट ऑफ check to charge any other person, a check must be in order to charge any person except the drawer be presented within a reasonable time after delivery thereof by such person। अगर ड्रॉई के मतलब ड्रॉर के अलावा किसी और के चार्ज आपको करना है, तो वहां पे कब प्रेजेंट करोगे आप? रीजनेबल टाइम आफ्टर डिलीवरी देयर ऑफ बाय सच पर्सन। रीजनेबल टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल चेक आपको इंडोर्स हो गया, तो फिर आपको वहां पे किसी और के नाम पे आपका हो गया ना, किसी और का चार्ज है ना वहां, तो आपको कब करना है? रीजनेबल टाइम में करना है। कब करना है? रीजनेबल टाइम में प्रेजेंट करना है। ठीक है, इतनी छोटी छोटी बातों में मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूट इतना छोटा क्वेश्चन नहीं बनाएगा, समझ के चलो, कभी ऐसा कोई सिचुएशन आ गई तो चले। अब भैया, जो डिमांड पे है, सीधी सी बात है, जो अपन ने देखे थे, डिमांड पे जब भी होता है तब क्या होगा? वहां पे रीजनेबल टाइम आफ्टर इट इज रिसीव्ड। रीजनेबल टाइम तुरंत जाके कर लोगे क्या? अभी उसने दिया तुरंत में जाओगे? नहीं, कोई मतलब ही नहीं है ना। रीजनेबल टाइम कितना? रीजनेबल। प्रेजेंटमेंट बाय एन एजेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज और असाइनी ऑफ इंस्टॉलमेंट। देखो, आपको पता है ना, जब कोई पर्सन इंस्टॉलमेंट हो जाता है उसका क्या असाइन होता है? उसको क्या मिलता है? ऑफिशियल असाइनी। क्या मिलता है? ऑफिशियल असाइनी। वो क्या करता है? उसके असेट्स को मैनेज करता है, लाइबिलिटीज को पूरा करता है, असेट सेल करता है, उसके बिहाफ में इधर उधर अप्लाई करता है, सब चीजें वो करता है। ठीक है, presentment for acceptance or payment may be made to duly authorized agent of the drawee maker or acceptor as the case may be, where drawee maker has died, his legal representative or where he's been declared insolvent is assigned। किसके पास प्रेजेंट करोगे? उस या तो ड्रॉअर, एक्सेप्टर और जो भी मतलब जिससे आपको पेमेंट लेनी है उसके पास, या फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर वो मर चुके हैं, और अगर इंस्टॉलमेंट हो गए तो किसके पास जाओगे? उसके ऑफिशियल असाइनी के पास। अब
कौन से ऐसे केसेस है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि जहां पे प्रेजेंटमेंट ही जरूरी नहीं है। क्या जरूरी नहीं है? प्रेजेंटमेंट ही जरूरी नहीं है। नो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नेसेसरी इन द इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड एट द ड्यू डेट ऑफ प्रेजेंटमेंट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केस। कैसा? इफ मेकर ड्रॉइड इंटेंशनली प्रिवेंट द प्रेजेंटमेंट, या वो इंटेंशनली नहीं चाहता है कि आप उसको प्रेजेंट करो, तो हमें प्रेजेंटमेंट की जरूरत है क्या? वो जब चाहता ही नहीं कि आप प्रेजेंट करो तो पेमेंट आएगी क्या आपकी? नहीं आएगी। वो क्या हो जाता है? इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाता है। क्या है यहाँ पे कीवर्ड? इंटेंशनली प्रिवेंट्स। क्या है? इंटेंशनली प्रिवेंट। उसके बाद इफ द इंस्ट्रूमेंट being payable at his place of business, he closes such place of business day during the usual business hours। भैया, ये समझो कि आप उसके पास चेक लेके गए, वो दुकान बंद करके निकल गया भाई। अब यूजुअल बिजनेस आवर्स में भी भैया वो बंद करके निकल गया, आप क्या मानोगे कि वो डिसऑनर हो गया? उसके बाद क्यों जाओगे अपना मुंह लेके वहां पे, जब वो आपको देख के दुकान बंद करके चले जा रहा है? तो सीधी सीधी मतलब यही है ना कि आपका क्या हो चुका है? इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो चुका है आपका इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। उसके बाद if the instrument being payable at some other specified place, neither he or any person authorized to pay it attends that such place is the usual। भैया कहीं और प्लेस पे जब हमने देखा था, अगर कोई यूजुअल प्लेस पे, अगर अगर कोई स्पेसिफाइड प्लेस पे आपका अगर पेमेंट होना फिक्स है, तो वहां पे आपका इंस्ट्रूमेंट का और जिसको पेमेंट करना है, तीनों का प्रेजेंट होना जरूरी है। वहां पे जिसको पेमेंट करनी है वो आया ही नहीं है, ना वो आया है ना ही उसका कोई ऑथराइज पर्सन है, तो वहां पे आप क्या मानोगे कि वो इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया है। If the instrument not being payable at any specified place, he cannot after due date search be found। भैया चलो कोई स्पेसिफाइड प्लेस नहीं, तो हमने क्या देखा था कि जहां पे वो मिलेगा वहां पे उससे अपन पेमेंट ले लेंगे। वो मिल ही नहीं रहा है, वो भग गया देश, वो शहर छोड़ के भग गया, स्टेट छोड़ के भग गया, देश छोड़ के भग गया, पेमेंट ही नहीं आ रही, तो अब क्या मानेंगे हम? वहां पे डिसऑनर हो गया। वहां पे प्रेजेंटमेंट जरूरी है क्या? नहीं जरूरी है। ठीक है। As against any party sought to be charged therewith if he has engaged to pay notwithstanding नॉन प्रेजेंटमेंट। अब दूसरा फिर एग्जांपल क्या? उसने बोला कि तुम मेरे से ऐसे ही पेमेंट ले लेना, तुम मेरे से नॉन, मतलब मैंने प्रेजेंटमेंट की कोई जरूरी नहीं है। एज अगेंस्ट एनी पार्टी सॉट टू बी चार्ज ही हैज एंगेज्ड टू पे नॉट स्टैंडिंग नॉन प्रेजेंटमेंट। नॉन प्रेजेंटमेंट के बदले भी मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, तो बस ये नोट बतलाओ, मैंने बनाया, मेरे को ध्यान है, ये पेमेंट लेके जाओ। एज अगेंस्ट एनी पार्टी आफ्टर मैच्योरिटी विद नॉलेज दैट द इंस्ट्रूमेंट हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड, ही मेक्स अ पार्ट पेमेंट ऑन द अमाउंट ऑन द अकाउंट ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट नहीं हुआ, पर मैच्योरिटी पे क्या किया उसने? खुद ही क्या कर दिया? उसकी पार्ट पेमेंट कर दिया, और प्रॉमिस टू पे द अमाउंट ड्यू देयर इन इन होल और पार्ट। या फिर क्या कर दिया? प्रॉमिस टू पे कर दिया कि अभी मेरे पास नहीं है, थोड़ी देर रुक जाओ, पेमेंट कर दूंगा। या फिर और अदरवाइज वेव्स हिज राइट टू टेक एडवांटेज ऑफ एनी डिफॉल्ट इन प्रेजेंटमेंट ऑफ पेमेंट। या फिर उसका जो, देखो हमने क्या देखा था, अगर प्रेजेंटमेंट में डिफॉल्ट हो जाता है तो कोई भी पार्टी लायबल नहीं है। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जो उसके पास राइट है, अगर सामने वाला प्रेजेंटमेंट में डिफॉल्ट करता है, तो वहां पे जिसको पेमेंट करनी है उसके पास क्या राइट होता है? कि वो अब लायबल नहीं है। बट यहाँ पे वो राइट को अगर वेव कर रहा है कि तुम अभी प्रेजेंट नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं है, मैं अपनी लाइबिलिटी से मुक्त नहीं हुआ, मेरी लाइबिलिटी कंटिन्यू रहेगी, तो ये तीन केस में अगर प्रेजेंटमेंट नहीं करते तो भी काम चल जाएगा। एज अगेंस्ट द ड्रॉअर, इफ द ड्रॉअर इज could not suffer damage from want of could not suffer damages from the want of such presentment। देखो कोई ऐसा ड्रॉअर है जिस ड्रॉअर को कोई डैमेज ही नहीं होगा फ्रॉम द want of such presentment, मतलब उसको कोई नीड ही नहीं है प्रेजेंटमेंट की, उसको कोई डैमेज नहीं है सच want of such presentment से, तो इसलिए वहां पे प्रेजेंटमेंट नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। want of presentment मतलब वहां पे उसको नीड नहीं है प्रेजेंटमेंट की, तो वहां पे वो भी चल जाएगा। सिंपल है। ठीक है, चलो उसके बाद liability of banker from negligently dealing with bill of bill presented for payment। देखो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड, देखो सिंपल है, यहाँ पे किसकी लाइबिलिटी बात करेंगे? बैंक की। किसकी लाइबिलिटी? बैंक की। When a bill of exchange accepted payable at a specified bank has been duly presented for the payment and dishonor, if the banker so negligently or improperly keeps, deals with or deliver back such bill as to cause loss to the holder, he must compensate the holder for such loss। उसने क्या किया? डिसऑनर हो गया, और बैंक ने क्या किया? नेग्लिजेंटली उसको भेजा नहीं, वो किया जिससे होल्डर को लॉस हो गया। होल्डर को लॉस हो गया, तो वहां पे जो होल्डर है उसको कौन पेमेंट करेगा? बैंक पेमेंट करेगा उसके लॉस का। जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसा पेमेंट ऐसा रहा कि बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट आपको बैंक से मिलेगा और वो क्या हो गया है? डिसऑनर हो गया है, और वो उसने बैंक का ऐसे दिखा गया कि उसने कैसे कैसे उसको प्रूव किया है? नेग्लिजेंटली डील किया है। कैसे डील किया है? नेग्लिजेंटली डील किया है। तो वहां पे आप जो है बैंक को पैसे देने के लायबल
नहीं, मतलब सॉरी, बैंक से आप पैसे लेने के लायबल हो, जितना भी आपको लॉस हुआ है बैंक से लायबल। एक लास्ट पॉइंट आपका छोटा सा सिंपल सा पॉइंट, रूल्स एज टू कंपनसेशन। द कंपनसेशन पेएबल इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक बाय एनी पार्टी लायबल टू द होल्डर और एनी इंडोर्सी शैल बी डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग रूल्स। ये जो हम आगे रूल पढ़ेंगे, इससे डिसाइड होगा कि जब आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर होता है तो आपको कंपनसेशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा, वो सब चीजें ठीक। चलो, the holder is entitled to amount due upon the instrument together with the expenses properly incurred in presenting, noting and protesting it। भैया, एक तो जो जितना उसको आपसे अमाउंट लेना था उसके लिए तो वो पूरा पूरा हकदार है, उसके साथ जो उसको खर्चे हुए प्रेजेंट करने के, प्रोटेस्ट करने के, आपने डिसऑनर किया बार बार इधर उधर जाने के, आपके ऊपर केस करने के, जो भी चीजें ये सब थी, उस केस में क्या होगा, आपको उतना कंपनसेशन मिलेगा। When the person charged resides at the place different from that at which the instrument of the holder is entitled to receive such sum at the current rate of exchange between the two places। मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, एक जो होल्डर है, जो पर्सन है, वो पहले कहाँ रहता था, इंडिया में, और उसके अगेंस्ट में पहले पेबल था इंस्ट्रूमेंट, अब वो कहाँ चले गया है, यूएस में चले गया है। तो जो होल्डर है उसको कितना सम मिलेगा, करंट रेट ऑफ एक्सचेंज के हिसाब से मिलेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक बात समझिए कि पहले, फॉर एग्जांपल पहले वो मतलब यूएस में था, यूएस में उसका यूएस का डॉलर जब वो था, तब मतलब जब उसने बिल इशू किया था, तब तब डॉलर कितने का था, ₹60 का था, और उसको कितने देने थे, 60,000 रुपीज। तो पहले $1,000 में भी काम चल जाता, $1,000 में भी काम चल जाता ना, पर पहले वो इंडिया में ही था। अब यहाँ पे क्या हुआ, डॉलर क्या हो गया, ₹80 हो गया, क्या हो गया, ₹80 हो गया। तो अमाउंट कितना था, 60,000। तो अभी जो ₹80 है ना, तो अब यहाँ पे वो $1,000 नहीं देगा, जो ये फिर कितना देगा, 60,000 डिवाइडेड बाय 80। समझ गए? तो इस तरीके से भले ही वो डॉलर कम देगा, जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से तो ये 1,000 से कम आएगा। तो यहाँ पे जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से ही आप पेमेंट करोगे, करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से पेमेंट होगी। पहले कितना क्या था उसके हिसाब से नहीं होगी, जिस टाइम पे बिल इशू हुआ उसके टाइम से नहीं होगी। ठीक है, समझ गए, क्लियर है। उसके बाद एन इंडोर्सर्स हु बीइंग लायबल हैज पेड द अमाउंट ड्यू ऑन द सेम इज एंटाइटल्ड टू द अमाउंट सो पेड विद इंटरेस्ट 18% पर एनम फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट until टेंडर और रियलाइजेशन thereof together with all expenses caused by dishonor of the payment। भैया इसके साथ आपको इंडोर्सर जो है, इंडोर्सर हु बीइंग लायबल हैज पेड द अमाउंट ड्यू ऑन द सेम इज एंटाइटल्ड टू द अमाउंट सो पेड विद इंटरेस्ट 18%। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, देखो, ये देखो, चलो ये उसमें ए है, बी है और ये सी है। ए ने चेक किसको दिया, बी को दिया, ठीक है। अब बी क्या कर रहा है, वही चेक को इंडोर्स किसको कर दिया, सी को कर दिया, ठीक है। अब ए ने क्या किया, अपनी पेमेंट को डिसऑनर कर दिया, बट बी को तो सी को पेमेंट करनी है। तो बी क्या करता है, इंडोर्सर क्या कर देता है, यहाँ पे पेमेंट कर देता है, क्या कर देता है, सी को पेमेंट कर देता है। तो वो किससे रिकवर करेगा, ए से रिकवर करेगा ना, क्योंकि ए से तो उसकी पेमेंट आनी बाकी है। तो जब इसने पेमेंट की, सपोज उसके 3 महीने बाद ए ने पेमेंट दी, तो 3 महीने का आपको कितना इंटरेस्ट लगेगा, 18% पर एनम, 18% पर एनम, मतलब 3 महीने का कितना हो जाता है, 4.5%। एक एग्जांपल के लिए 4.5% इंटरेस्ट आप इससे कवर कर सकते हो, अलॉन्ग विद द क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंस, जो भी आपको एक्सपेंस हुआ वो भी आप इसे ले सकते हो, मतलब इंटरेस्ट और एक्सपेंसेस भी। वेयर द पर्सन चार्ज एंड सच इंडोर्सर्स रिसाइड एट डिफरेंट प्लेसेस, द इंडोर्सर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव सच सम एट करंट रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द टू प्लेसेस। जब देखो मैं बता रहा हूँ, व्हेन द पर्सन चार्ज एंड सच इंडोर्सर रिसाइड एट डिफरेंट प्लेस, दोनों अलग अलग जगह पे अलग है, द इंडोर्सर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव सच सम एट द करंट रेट ऑफ द इंटरेस्ट। जैसे हमने देखा था कि ड्रॉअर जब अलग 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 जगह पे हो गया है, बाहर हो गया है, तो पेमेंट कैसे आएगी, करंट रेट के हिसाब से आएगी। यहाँ पे भी क्या होगा, पेमेंट कैसे आएगी, करंट रेट के हिसाब से आएगी, सिंपल सी बात। The party entitled to compensation may draw a bill upon the party liable to compensate him
payable at site or on demand for the amount due to him together with all expenses properly incurred by him. Such bill must be accompanied by instrument dishonored and protest thereof, if any. If such bill is dishonored, the party dishonoring the same is liable to make compensation. जब भी जो बिल डिसऑनर हो जाता है, ठीक है, द पार्टी मे ड्रॉ बिल अपॉन द पार्टी लाइबल टू कंपनसेट हिम. जैसे देखो, मेरे को आपसे कंपनसेशन लेना है, मैं उसका भी आपको बिल देता हूँ, which is payable at site or demand from the amount due to him together with all the expenses. Such bill must be accompanied by instrument dishonor. अगर देखो, ये देखो भैया शाबाशी, यहाँ पे आपने मेरा डिसऑनर कर दिया, फिर मैं आपको क्या दे रहा हूँ, बिल ऑफ एक्सचेंज की मेरे को आपसे पेमेंट लेनी है. तो जब भी वो प्रेजेंट करूंगा तो कैसे पेमेंट करूंगा, प्रेजेंट कैसे करूंगा, जो ओरिजिनल बिल आपका डिसऑनर हुआ था उसके साथ मैं फिर ये भी प्रेजेंट करूंगा, इंक्लूडिंग विद द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन. हो गया यहाँ, सिंपल सा अपन ने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से पूरा अपन ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट खत्म कर दिया. ये देखो, अब मैं क्यों आपको बोलता हूँ मॉड्यूल बहुत अच्छी है, ये आप पॉइंट रीड करो. अब जो हमने पढ़ा, इनोकेट इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज साइंड टू स्टैम्प बट अदरवाइज होली और पार्शियली ब्लैंक. सब आपकी यहाँ पे समरी यहाँ पे दी गई. ये देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 मीनिंग, ये देखो यहाँ पे क्या है उसका कैरेक्टरिस्टिक, पांचों जो आठों आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे आपको अब समरी में एक बार बस पढ़ लेना है. फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रॉमिसरी नोट क्या है, मीनिंग उसके कैरेक्टरिस्टिक, मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक, मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है. क्लासिफिकेशन हमने देखा था, बियरर और ऑर्डर. बियरर मतलब जब उसने जिसके जो होल्डर है या फिर जो लास्ट इंडोर्समेंट है वो पेमेंट कर देगा. ऑर्डर मतलब जो पर्सन है उसी के पास ही रहेगा, बट उसका ट्रांसफर रेस्ट्रिक्ट नहीं होता, क्यों, आप उसको इंडोर्स कर सकते हो. इनलैंड मतलब ड्रॉन एंड पेबल इन इंडिया, और जिसके बिहाफ में ड्रॉ किया गया है वो पर्सन इंडिया में, दोनों अगर है, दोनों में से सॉरी कोई एक भी है तो क्या रहेगा, पेबल इनलैंड इंस्ट्रूमेंट रहेगा. फॉरेन इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉट एन इनलैंड, सीधी बात, जो वो नहीं है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट उसको क्या रहेगा, फॉरेन. इनकोहेट मतलब क्या है, इनकम्प्लीट है. एम्बिगस मतलब कि हम ये नहीं बता पा रहे कि प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है. तो जो कौन है, होल्डर, होल्डर डिसाइड करेगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिसरी नोट है. दोनों में से कोई भी अगर एक फाइनल हो गया उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते. प्रेजेंट में देखो ये सिंपल है, अगर आफ्टर साइट है, आफ्टर सम डेट है, तो आपको कितना टाइम देना है, 48 आवर्स देना है उसको एक्सेप्ट करने के लिए. कितना देना है, 48 आवर्स देना है एक्सेप्ट करने के लिए. ठीक है. चलो, इन डिफॉल्ट, डिफॉल्ट क्या होगा, अगर आपने प्रेजेंट नहीं किया तो कोई भी पार्टी लायबल नहीं है. इफ ड्रॉ नॉट फाउंड आफ्टर रीजनेबल सर्च द बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिसऑनर्ड. अगर मिला ही नहीं तो वहां पे क्या होगा, डिसऑनर्ड हो जाएगा. इफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज डायरेक्टेड टू द ड्रॉ एट अ पर्टिकुलर प्लेस, तो वहां पे उसका रहना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर वो पर्टिकुलर पेज पे नहीं है तो क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा. प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन अ रीजनेबल टाइम एज बिजनेस आवर्स एंड इन बिजनेस डे. और अगर नहीं किया तो कोई भी पार्टी लायबल नहीं है. रूल्स रिगार्डिंग फॉर पेमेंट, अब देखो ये बहुत सिंपल, कहाँ कहाँ पे जरूरी नहीं है, तो हमने देखा था अगर पेमेंट करता है, पेमेंट से पेएबल एट बिजनेस प्लेस, और वो बंद करके चला गया, पेएबल एट स्पेसिफाइड प्लेस पर आया ही नहीं, नॉट पेएबल एट द स्पेसिफाइड प्लेस और वो मिला ही नहीं, लायबल पार्टी इंगेज टू पे नॉट विथ स्टैंडिंग नॉन पेमेंट. भैया मैं ऐसे ही पेमेंट कर देता हूँ, नॉन मतलब नॉन प्रेजेंटमेंट से भी. लायबल पार्टी मेक्स पार्ट पेमेंट, मैंने पार्ट पेमेंट अगर कर दी तो हमें प्रेजेंटमेंट की जरूरत है क्या, नहीं. लायबल पार्टी वेज ऑफ हिज राइट टू टेक एडवांटेज. भैया प्रेजेंटमेंट के बाद एडवांटेज आपके पास क्या है, आपकी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, मैंने वो एडवांटेज नहीं लिया, मैं वेव करता हूँ उसको. या फिर इफ ड्रॉअर कुड नॉट सफर डैमेज फ्रॉम दी वांट ऑफ, अगर वांट ऑफ प्रेजेंटमेंट से मेरे को कोई डैमेज नहीं होता है तो हमें प्रेजेंटमेंट की जरूरत नहीं है. ठीक है, ये भी एक बार देख लेना, सिंपल है. इंस्टॉलमेंट में बस एक पॉइंट है, थर्ड डे, थर्ड डे, थर्ड. ठीक है. रूल्स कंपेंसेशन के, अमाउंट ड्यू ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसके साथ क्या, एक्सपेंस और इंटरेस्ट फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ पेमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ रियलाइजेशन. किसके केस में, इंडोर्सर के केस में, मैंने आपको एग्जांपल से बताया था. ठीक है. डिसऑनर ऑफ चेक, चेक वाज इश्यूड टू डिस्चार्ज अ इनफोर्सिएबल डेट. ये सब देखो प्रेजेंटमेंट, ये वो सब अपने देखे थे, 30 डेज 15 डेज सब आपको आता है, सब आता है, हर चीज आती है आपको, बहुत अच्छे तरीके से आप एग्जाम में इसको कर लोगे. चलो एक बार अपन एक दो क्वेश्चन लिख लेते हैं, बस फिर अपन यहाँ पे अपना नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट की राम कथा बंद करें. ठीक है. चलो, एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस ऑल ऑफ दी अब, सारी पार्टी आएगी. बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टी होती है, बताओ जल्दी बताओ, कौन कौन होता है, ड्रॉर और 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 कौन होता है, ड्रॉर और जल्दी, कौन होता है, ड्रॉर और एक्सेप्टर और पे.
तीन पार्टीज होती है। कौन होता है? तीन। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इवन नॉट डिफाइंड इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आर एप्लीकेबल? ये तीनों अपन ने देखा था क्या क्या। उनडीज ट्रेजरी बिल्स और बियरर डॉक्यूमेंट, ये भले ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में डिफाइन नहीं है, बट ये इनके ऊपर भी एप्लीकेबल है, अनलेस एंड अनटिल ये बस मर्केंटाइल कस्टम के हिसाब से यूज किए जाते हैं तो। ठीक है। अब ये देखते हैं, विच इज नॉट एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। प्रोमिसरी नोट मेड इन इंडिया पेएबल इन इंडिया प्लस ड्रॉन अपॉन रेसिडेंट, ये तो है भैया, ये क्या है? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। पे प्रोमिसरी नोट मेड इन इंडिया पेएबल इन इंडिया, पेएबल इंडिया मेड इन इंडिया, ये क्या है? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। मेड इन इंडिया पेएबल आउटसाइड इंडिया ड्रॉन अपॉन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, ये नहीं है। उसके बाद लास्ट वाला भी देख लेते हैं, मेड इन इंडिया पेएबल अपॉन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, एक गलती हो गई। रेसिडेंट इन इंडिया है, रेसिडेंट इन इंडिया है तो ये है, लास्ट वाला नहीं है, डी नहीं है। ठीक है, चलो। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कैन बी नेगोशिएटेड बाय, आप ही बता दोगे क्या? एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। ठीक है। ये फाइन कितनी है? ये वाली, और विथ फाइन, ये सिंपल सा वो है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में अपन ये देखते हैं, भोलेनाथ ड्रू अ चेक इन फेवर ऑफ सुरेंदर आफ्टर हैविंग इशूड द चेक। Bholenath requested Surender not to present the check for payment and gave a stop payment request to the bank. In respect of the check, it should decide under the provision negotiate whether the said act of Bholenath constitute an offense. हमने पढ़ा था, याद है? अगर आपने उसकी ड्यू डेट के पहले अगर आपने बैंक को बोल दिया कि पेमेंट रोक दो, तो वहां पे क्या होता है? चेक आपका डिसऑनर हो जाता है। देखो, एज पर द फैक्ट maintained by the drawer any amount is informed unpaid either the sufficiency, या फिर आपने बैंक को ही बोल दिया such person shall be deemed to have committed the offense, वहां पे हम क्या मान लेते हैं कि चेक उसने डिसऑनर कर दिया है। फिर सेक्शन 140 में हमने देखा था कि जो जो लाइबिलिटी है वो वहां पे आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ भोलेनाथ हिज रिक्वेस्ट टू स्टॉप पेमेंट कंसिडर्ड ऑफेंस। देखा, सिंपल सा है, कुछ नहीं है। लास्ट वाला ही देख लेते हैं। Rama executes a promissory note in the following form. I promise to pay a sum of rupees 10,000 after 3 months. Decides whether the promissory note is a valid promissory note. देखो यहाँ पे देखो, I promise to pay a sum of rupees 10,000 after 3 months. सोचो, 2 मिनट दे, सोचो, फटाक से सोचो, सारी चीजें सोचो। यहाँ पे क्या वो सही है क्या? क्या वो सही है क्या? I promise to pay of rupees 10,000 after 3 months. देखो मैं आपको बता, चलो देखो, a promissory note is an unconditional promise in writing in above question, the amount is certain but the date and name of payee। समझ गए? मैंने बोला था promissory note में क्या होना चाहिए? पेई होना चाहिए, या तो बियरर लिख दो या फिर पेई लिख दो। Hence the instrument is illegal and cannot be legally enforced। इसी के साथ ही आपका प्रॉमिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है खत्म। मैं जानता हूँ बहुत जबरदस्त तरीके से आपने पढ़ा होगा। प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, अपने सीए फाउंडेशन के फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू सीए फर्स्ट उड़ानी। बहुत सारी चीजें और आपके लिए प्लान है सबके लिए, तो प्लीज टेक केयर, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए और फोड़ दीजिए एकदम से। बाय बाय।